अध्याय 691 गुप्त हमला दूसरा अपडेट। सड़क पर हर घर के दरवाजे कसकर बंद थे। गली की अधिकांश इमारतों को खाली करा लिया गया था। डूडियन ने न तो सेना देखी और न ही शूरवीर। सड़कें सुनसान थीं, वहां केवल मरे हुए लोग ही घूम रहे थे। केवल एक दिन और एक रात में हलचल भरा शहर भूतिया शहर जैसा बन गया था। आधे घंटे के बाद डूडियन अंततः मानचित्र पर मॉन्स्टर इंस्टीट्यूट में आ गया। ये कामिन सिटी का सबसे बड़ा राक्षस संस्थान था। इसका पिछला हिस्सा पहाड़ों के सामने था और बायां भाग नदी के सामने था। ये जंगलों और घुमावदार पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ये बेहद दुर्गम था। जब डूडियन जंगल से गुजर रहा था तो उसकी मुलाकात 2 या 3 छोटे राक्षसों से हुई। हालांकि वे छोटे राक्षस थे, वे क्रूर जानवर भी थे जो विकिरण के संपर्क में थे। अधिकांश सामान्य लोग मृत्यु से बच नहीं सकेंगे। ये स्पष्ट था कि कोई भी उस जंगल के पास जाने को तैयार नहीं था जहां ये छोटे राक्षस थे। डूडियन एक पेड़ के पीछे खड़ा था। उसकी गर्दन की शाखा पर एक हरा जहरीला सांप लटक रहा था। उसका सिर टूटा हुआ था और मांस क्षत विक्षत था। डूडियन ने पेड़ों की आड़ लेते हुए सामने खाली जगह की ओर देखा। जमीन नीची थी और इमारत भी नीची थी। यह आकर्षक नहीं थी और अभिजात वर्ग की महल शैली की इमारत से अलग थी। यह इमारत आधुनिक कंक्रीट औद्योगिक इमारत की ओर झुकी हुई थी। इमारत पर चांदनी चमक रही थी और थोड़ी ठंड थी। ऊष्मा स्रोत प्रतिक्रिया के दृश्य कैप्चर के माध्यम से डूडियन ने पाया कि बहुत सारे लोग भूमिगत रहते थे। इन लोगों की ताप स्रोत प्रतिक्रिया सामान्य सैनिकों के समान थी। वे आम नागरिकों की तुलना में थोड़े मजबूत थे। इमारत की गहराई में कुछ अजीब ताप स्रोत थे। उन्हें राक्षसों द्वारा पकड़ लिया जाना चाहिए। भूमिगत प्रयोगशाला पुराने युग के अनुसंधान संस्थान के समान है। डूडियन की आंखें चमक उठीं। ये लगभग वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्लेग का कोई प्रकोप नहीं था। सब कुछ अभी भी व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें बाहरी दुनिया में वायरस के प्रकोप की कोई परवाह नहीं है। यहाँ मेरे लिए रुको, डूडियन ने आयशा से फुसफुसाया। उसने अकेले जाने का फैसला किया। जब उसे किसी ऐसे खतरे का सामना करना पड़ा जिससे वह निपट नहीं सकता था तो उसे मदद के लिए बुलाने में देर नहीं हुई। जब तक वह ध्वनिरोधी जगह पर नहीं गया, आयशा उसे हजारों मीटर दूर से घंटी हिलाते हुए सुन सकती थी। बात सिर्फ इतनी थी कि वह इसे प्राप्त करने में थोड़ी धीमी थी। इतना कहने के बाद उसने देखा कि आयशा ने सहमति दे दी है। उसने तुरंत अपनी आभा को नियंत्रित किया, अपने छिद्रों को सील किया और चुपचाप अपना रास्ता टटोलने लगा। 2 खाई के जालों से गुजरने और घास में दबी एक अंधेरी रेखा को पार करने के बाद डूडियन आसानी से जमीन पर मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई निचली इमारत के पास पहुंच गया। इसे पकड़ने के लिए उन्होंने थर्मल सेंसिंग का उपयोग किया। वह देख सकता था कि निचली इमारत के कई कोनों में 8 गार्ड तैनात थे। उनके शरीर में गर्मी बहुत तेज थी। वे सभी उच्च स्तरीय अवरोधक थे। वह नहीं जानता था कि अंधेरे में ताकतवर लोग छिपे हैं या नहीं। ये सबसे अच्छा होगा यदि वह आसानी से अंदर घुस सके। यदि यह वास्तव में असंभव था तो वह केवल आयशा को जबरन अंदर आने के लिए कह सकता था। उसका शरीर दृष्टि क्षेत्र में एक अंधे स्थान से बचते हुए जमीन पर रेंगता रहा। वह चुपचाप अपने हमले की सफलता दर की गणना करते हुए धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। उसके लिए 8 उन्नत स्तर के सीमकों को मारना मुश्किल नहीं था, हालांकि उन्हें चुपचाप मारना मुश्किल होगा। क्या तुमने सुना? बाहर ज़ोंबी महामारी फैली हुई है। कई शहरों को सील कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि वायरस हमारे शोध संस्थान से लीक हो गया? इसके पीछे जरूर कोई होगा। एक ही समय में इतने सारे शहरों में विस्फोट होने से यह निश्चित रूप से एक साधारण रिसाव नहीं है। यह कोई ऐसा गुट होगा जो विभिन्न शहरों को नियंत्रित करने के लिए वायरस का उपयोग करना चाहता है। क्या यह उनकी महिमा के साथ सत्ता संघर्ष नहीं है? कौन जानता है। कमरे में 3 आदमी और एक औरत बातें कर रहे थे। अन्य लोगों ने बातचीत में भाग नहीं लिया। बातचीत सुनते ही डूडियन की आंखें चमक उठीं। वह धीरे धीरे नीची इमारत से निकलकर जंगल में वापस चला गया। वह वहां से निकलकर पास की एक गली में चला गया। सड़क पर मरे हुए लोगों के बंद दरवाजों पर लात मारते हुए उसने जानबूझकर शोर मचाया। उन्होंने UNDEADS को रिलीज किया और उन्हें बाहर ले जाने के लिए गतिलाभ का उपयोग किया। जल्द ही दर्जनों मरे हुए लोग उसका पीछा कर रहे थे। जीवित बचे लोगों ने यह दृश्य देखा और दंग रह गए। डूडियन जल्दी से जंगल में भाग गया। जब वह मॉन्स्टर इंस्टीट्यूट के करीब था तो वह तेजी से आगे बढ़ा और मरे हुओं की इंद्रियों से गायब हो गया। मरे हुए लोग कुछ देर तक उसकी तलाश करते रहे। वे धीरे धीरे अपनी भ्रमणशील अवस्था में लौट आए। कुछ मरे हुए लोगों को जंगल में छोटे राक्षसों का सामना करना पड़ा और वे तुरंत लड़ने लगे। डूडियन एक बार फिर चुपचाप निचली इमारत में वापस चला गया और एक छायादार कोने में इंतजार करने लगा। कुछ ही समय बाद इमारत के 8 रक्षकों ने जंगल से आने वाली भयंकर दहाड़ और जंगल में रहने वाले राक्षसों की चीखें सुनी। उनमें से एक ने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है। मौली, स्थिति पर एक नज़र डालें। दूसरे व्यक्ति ने कहा। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया।
अचानक एक महिला ने आश्चर्य से कहा, पश्चिम कोने में कोई छिपा हुआ है। छाया के सामने झुकते ही डूडियन का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे समझ सकता है। उसने आसपास के वातावरण का लाभ उठाया था और अपने स्वयं के ताप स्रोत और गंध को समाप्त कर दिया था। जब तक वह ध्वनि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील न हो, उसका पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को उसे तब मिलना चाहिए था जब वह पहली बार उसके पास आया था। हालांकि उसे नहीं पता था कि मौली नाम की महिला ने उसे कैसे पाया। डूडियन ने छिपना जारी रखने की जहमत नहीं उठाई। वह छाया से बाहर निकला और खिड़की की ओर दौड़ा। उसके हाथ में मौजूद खंजर तुरंत उसकी हथेली में आ गिरा और वह दोनों पहरेदारों की ओर लपका। आप मौत को दावत दे रहे हैं। मौली की आवाज़ सुनकर दोनों गार्डों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने देखा कि खिड़की टूटी हुई है और उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। डूडियन के खंजर को तुरंत रोक दिया गया। छुपकर किया गया हमला विफल रहा। उसने झट से अपना हाथ हटा लिया और घंटी हिला दी। हालांकि वह अपनी क्षमता से दोनों को हरा सकता था, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में उन्हें मारने में कुछ समय लगेगा। चूंकि वह बेनकाब हो चुका था, इसलिए उसे लड़ाई जल्दी खत्म करनी पड़ी। घंटी बजी। आयशा ने ये सुना और उसकी काली आंखों में जानलेवा इरादे झलकने लगे। वह एक पल में बाहर निकल गई। आयशा के दौड़ते ही डूडियन इमारत से बाहर निकल गया। फिलहाल 8 गार्डों ने इमारत को घेर लिया था। जब आयशा बाहर निकली तो उनमें से एक महिला ने कहा, अच्छा नहीं, कोई आ रहा है। इतनी जल्दी? उसके बगल में एक हट्टा कट्टा युवक चिल्लाया, आदेश भेजो, दुश्मन का हमला है। डूडियन ने देखा कि 8 छोटे कद वाले युवाओं में से एक पीछे मुड़ा और इमारत में घुसने के लिए तैयार था। उसने तुरंत उसका रास्ता रोकने के लिए खंजर फेंका। मरो! हटे कट्टे युवक ने डूडियन का इरादा देखा और गुर्राया, उसे मार डालो। अध्याय 692 डबल किल। एक अध्याय में 2 अन्य 7 लोगों के शरीर उस हटे कट्टे युवक की कमान में तेजी से बदले। वे बिना रुके जादू के निशान वाले राज्य में प्रवेश कर गए। उनमें से कुछ की पीठ पर मुलायम मुंह तक उभरे हुए थे। उनमें से कुछ ने अपना मुंह खोला था, कुछ ने अपने दांत निकाले थे। उनमें से कुछ की आंखें खून से लथपथ थीं। पहली नज़र में वे राक्षसों के समूह जैसे लग रहे थे। अगर कोई आम इंसान ये नज़ारा देखता तो वहीं बेहोश हो जाता। डूडियन पीछे नहीं हटे। उसने अपने शरीर में जादू के निशान सक्रिय कर दिए। उसका शरीर सफ़ेद हड्डियों से ढका हुआ था। वह एक मानव कंकाल की तरह लग रहा था। उसका परिवर्तन सबसे सामान्य था। वाह! डूडियन पीछे नहीं हटे। वह उस छोटे कद के युवक की ओर लपका जो इमारत में वापस भागने वाला था। डडियन की ओर चाकू घुमाते ही वह हट्टा कट्टा युवक दहाड़ने लगा। उसका शरीर हल्के सुनहरे शल्कों से ढका हुआ था। उसकी पीठ पर कुछ कीलें लगी हुई थीं। यह एक उभरी हुई रीढ़ की तरह दिखता था। जैसे ही उसने अपना चाकू घुमाया, उसके पीछे से 2 काले चाबुक चले। यह एक और महिला थी जिसने हमला किया। डूडियन की आंखें चमक उठीं। ड्रैगन स्पाइक चैप्टर की लड़ाई तकनीक उसके दिमाग में कौंध गई। उसका शरीर चमक उठा और वह बर्ली यूथ के हमले से बच गया। उसी समय ऊपर से आए 2 काले चाबुकों को उसने झट से पकड़ लिया। ये किसी राक्षस की जीभ की तरह थी। वह मन ही मन चिल्लाया। उसकी हथेली की सफ़ेद हड्डियां अचानक उभर आईं और काले चाबुक के मुलायम ऊतकों में चुभ गईं। उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया और वापस खींच लिया। काले चाबुक के कोमल ऊतकों से जुड़ी महिला दर्द से कराह उठी। वह डूडियन की ओर दौड़ पड़ी। उसी समय उसके पीछे मौजूद अन्य काले चाबुक ने डांसिंग वाइपर की तरह डूडियन पर गोली चलाई। डूडियन आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी बगल से ठंडी हवा का झोंका आया। यह एक और अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके हाथ में बंदूक थी। अधेड़ उम्र के आदमी के जादू के निशान बेहद क्रूर थे। उसका मुंह कान तक फटा हुआ था और उसका मुंह दांतों से भरा हुआ था। उसकी कोमल जीभ बारीक दांतों से ढकी हुई थी। एक बार उसके काटने पर मांस का एक टुकड़ा टूट जाता था। डूडियन के पास महिला पर हमला जारी रखने का समय नहीं था। उसकी हथेली की हड्डियों से 2 नुकीले ब्लेड निकले हुए थे। उसने काले चाबुक के 2 मुलायम ऊतकों को काट दिया। वह घूमा और अधेड़ उम्र के व्यक्ति के भाले से बच गया। वह पलटा और अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर मुक्का मारा। अधेड़ को लात घूंसों से मारा गया। उसका शरीर लड़खड़ा कर कुछ कदम पीछे चला गया। उसके चेहरे पर एक खूनी छेद था। इसके विपरीत डूडियन की मुट्ठी से एक तेज हड्डी का कांटा निकला हुआ था। वाह! एक ठंडी हवा अचानक उसके चेहरे पर चुभ गई। डूडियन का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने झट से अपना सिर घुमा लिया। एक बर्फ सा ठंडा तीर उसके गाल के पास से गुजर गया। हवा के कारण उसकी त्वचा पर दर्द का निशान बन गया। उसने देखा कि छोटे कद का युवक मौके का फायदा उठाकर इमारत में घुस गया। उसका दिल बैठ गया क्योंकि वह जानता था कि उसे रोकना असंभव था। उसके लिए एक ही समय में 8 लोगों से लड़ना मुश्किल होगा। प्रतिद्वंद्वी को इमारत में प्रवेश करने में केवल कुछ सेकंड लगेंगे। इतने कम समय में बाकी 7 लोग ही उसे विलंबित करने के लिए काफ़ी थे। अरे! उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। उसके शरीर में ड्रैगन का खून अचानक बढ़ गया। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका खून खौल उठा और वह उस युवक की ओर दौड़ा जो बाईं ओर से उसकी ओर आ रहा था।
युवक ने रोकने के लिए अपना हथियार उठाया लेकिन डूडियन का शरीर हिल गया। वह उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर लपका जो उसका समर्थन करने के लिए तैयार था। उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर मुक्का मारा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पकड़ लिया गया लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। वह डर गया और पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। डूडियन की मुट्ठी से बचने के लिए उसकी गर्दन पीछे झुक गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें खुली रह गईं। उसके गले से खून बहने लगा और उसका गला तथा धमनी कट गई। यह अज्ञात था जब डूडियन की मुट्ठी में एक बेहद पतली और लंबी कील उभरी हुई थी। ये देखकर कि हमला सफल हो गया, वह तुरंत झपटा और उसका पीछा करने और उसे मारने के लिए तैयार हो गया। मौत को दावत दे रहे हो। वह हट्टा कट्टा युवक जो डूडियन को सामने से रोक रहा था, उसने देखा कि डूडियन उसे अनदेखा कर रहा था। वह दहाड़ा और अपना चाकू लहराया। उसकी गति प्रचंड थी और उसका शरीर दोषों से भरा हुआ था। रक्षा के बारे में सोचने का उनका कोई इरादा नहीं था। डूडियन को रुकना पड़ा क्योंकि उसने उस भारी भरकम युवा को देखा। उसने अपना शरीर झुकाया और हमले से बच गया। उसने डूडियन की छाती पर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी के पिछले हिस्से पर कीलें उस पर लगीं। ऐसा लगा जैसे वह किसी लोहे की दीवार से टकरा गया हो। एक तरह का दर्द हुआ लेकिन उसकी मुट्ठी पर लगी कीलें किसी सख्त चीज को चीरती हुई उसकी छाती में घुस गईं। हटे कट्टे युवक ने अपना चाकू लहराया और नीचे गिरा दिया। उसने डूडियन से परहेज किया। उसने नीचे देखा और पाया कि उसकी छाती पर कवच में एक छेद था। उसमें से खून निकल रहा था। वह हैरान और क्रोधित था लेकिन उसकी आंखों में कुछ डर था। उनके जादुई निशान दुर्लभ राक्षस ड्रैगन स्टीलमैन के जादुई निशान थे। समान श्रेणी के लोगों के लिए उसे चोट पहुंचाना कठिन था। हालांकि डूडियन का आक्रमण उसकी कल्पना से परे था। ये किस तरह का जादू का निशान है? ये व्यक्ति कौन है? प्रतिद्वंद्वी के आक्रमण को देखकर लगता है कि वह अग्रणी नहीं था। हालांकि उसकी चाल चतुर थी और उसके हमले तीखे थे। उसकी हड्डियों की सुरक्षा उससे कमतर नहीं थी। भले ही उसे गलती से चाकू मार दिया गया हो, वह घायल नहीं हुआ था। उसे केवल कुछ प्रभाव बल मिला था। मौली, अपनी जहरीली गैस का प्रयोग करो। हट्टा कट्टा युवक पीछे मुड़ा और चिल्लाया। जो महिला पीछे खड़ी थी उसने कोई हरकत नहीं की। वह एक पल के लिए झिझकी लेकिन फिर भी उसने इसे तुरंत जमा कर लिया। 8 लोगों में उनके शरीर में बदलाव सबसे छोटा था। हालांकि अगर चांदनी तेज होती तो वह इसे देख पाती। उसकी त्वचा का रंग गहरा हरा हो गया था और उसके चेहरे पर अजीब पैटर्न रेंग रहे थे। ये पैटर्न पेड़ों के पैटर्न की तरह थे, हल्की बनावट वाले उभार दिखा रहे थे, या उसके पूरे शरीर के चारों ओर घूम रहे जहरीले अजगर की तरह थे। आतंक की डिग्री दूसरों से बिल्कुल भी कम नहीं थी। उसने हल्की सी सांस ली और उसकी मूल रूप से मोटी छाती किसी बुलफ्रॉग की तरह और भी अधिक फूल गई। जैसे ही वह अपना मुंह खोलने ही वाली थी, अचानक उसकी आंखों के सामने एक काली छाया घूम गई। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और इससे पहले कि वह स्पष्ट रूप से देख पाती, उसे लगा कि उसकी दृष्टि काली हो गई है और वह पूरी तरह से बेहोश हो गई। कश! आयशा की तेज उंगलियां मौली के माथे से होते हुए सीधे उसके मस्तिष्क में घुस गईं। एक जंगली जानवर की तरह जो नियंत्रण से बाहर हो गया था, आयशा ने एक क्रूर दहाड़ निकाली। उसकी उंगलियों ने जोर लगाया और तुरंत मौली की पूरी खोपड़ी कुचल दी। मौली का शरीर ऐंठ गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बह रहा था। जैसे ही आयशा ने अपना हाथ हटाया, उसकी खोपड़ी और बाल सब उड़ गए। केवल रक्तरंजित मस्तिष्कीय पदार्थ बाहर बह रहा था। कुछ ही दूरी पर खड़े हटे कट्टे युवक ने यह दृश्य देखा और उसका चेहरा सदमे से भर गया और चिल्लाकर बोला, रुको। आयशा झपटकर जैस्मिन के शरीर को खाने ही वाली थी कि तभी उसने अपने पीछे से एक भारी भरकम युवक की चीख सुनी। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और उसके चेहरे को ढकने वाला घूंघट हवा से उड़ गया क्योंकि वह तेज गति से आगे बढ़ रही थी, जिससे एक ऐसा चेहरा सामने आया जो शहरों को गिरा सकता था। लेकिन उस पल में उस चेहरे पर अभिव्यक्ति बेहद क्रूर थी और शुद्ध काली आंखों के सॉकेट से ऐसा लग रहा था जैसे अंतहीन दुष्ट ब्लैक होल निकल रहे हैं जो सारी जिंदगी को निगल रहे हैं। जब हटे कट्टे युवक ने उसका चेहरा देखा तो वह एकदम से स्तब्ध रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो। गर्जन! आयशा ने धीमी दहाड़ लगाई और झपट पड़ी। वह प्रेत के समान तेज थी। उस हटे कट्टे युवक के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था, इससे पहले कि उसका शरीर जमीन पर गिर गया। उसका सिर जोर से जमीन पर पटका, जिससे घास पर कीचड़ फैल गया। अगले ही पल उसकी गर्दन से तेज दर्द उठा। जब तक वह हट्टा कट्टा युवक होश में आया, उसकी गर्दन से मांस का एक बड़ा टुकड़ा टूट चुका था। जब आयशा फिर से खाने के लिए तैयार हुई तो उधर से गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। जिस महिला की पीठ पर नर मुंह तक का काला कोड़ा पड़ा था, वह गुस्से से भरी हुई थी। उसने काले नुकीले तीरों की तरह झुंड में आने के लिए अपनी पीठ पर मुलायम मुंह तक के काले चाबुक को नियंत्रित किया। यह आयशा की पीठ की ओर लगा। आयशा ने अपने दांत निकाले और उस हटे कट्टे युवक के शरीर से छलांग लगा दी। वह सीधे महिला की ओर लपकी। महिला ने आयशा के शरीर पर प्रहार करने के लिए नर मुंह तक वाले काले चाबुक को नियंत्रित किया। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे उसके कंधे पर मौजूद कपड़े ही टूट गए।
आयशा एक क्रोधित जानवर की तरह थी क्योंकि वह सीधे उसके सामने दौड़ पड़ी। उसने उसे जमीन पर दबाया और उसके चेहरे पर दांत से काट लिया। जल्द ही उसने मांस का एक बड़ा टुकड़ा काट लिया। डुडियन के आसपास के लोगों ने उसके पीछे के बदलावों को देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। डुडियन ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की व्याकुलता का फायदा उठाया और तेजी से आगे बढ़ गया। उसने अपना हाथ उस अधेड़ उम्र के आदमी के हाथ की पीठ पर दबाया जिसके हाथ में बंदूक थी। उसकी हथेली को ढकने वाली हड्डियों पर लगी कीलें अधेड़ उम्र के व्यक्ति के हाथ के पिछले हिस्से में बुरी तरह चुभ गईं। दर्द ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को चीखने पर मजबूर कर दिया। उसकी हथेली सहज ही थोड़ी ढीली हो गई। वह अपना हाथ हटा लेना चाहता था। डुडियन ने अवसर का लाभ उठाते हुए बंदूक की नली को घुटने से मोड़ दिया। उसने अधेड़ उम्र के आदमी का हाथ पीछे से पकड़ा और ऊपर की ओर मोड़ दिया। कश लंबा भाला अधेड़ उम्र के आदमी की ठुड्डी में आर पार हो गया। वह अधेड़ उम्र के आदमी की ठुड्डी में आर पार हो गया। अन्य लोगों को पलक झपकते ही एक और साथी को खोने की उम्मीद नहीं थी। जब उन्होंने डुडियन पर हमला किया तो वे हैरान और क्रोधित थे। डुडियन तुरंत पीछे हट गया और 3 लोगों के घेरे में बाएं और दाएं चकमा देता रहा। आयशा ने मुलायम ऊतक वाली महिला को काटकर मार डाला। वह उन 3 लोगों से आकर्षित थी जो डुडियन पर हमला कर रहे थे। वह गुर्राई और तेजी से दौड़कर वहां पहुंची। उनमें से एक को पकड़ लिया गया। आयशा ने उसे पीछे से गले लगाया और उसकी गर्दन पर काट लिया। वह चिल्लाया और आयशा से छूटने की कोशिश की लेकिन आयशा के दांतों ने उसे नहीं काटा। मांस का एक बड़ा टुकड़ा नीचे गिर गया। इस क्रूर दृश्य ने बाकी दोनों को भयभीत कर दिया। डुडियन ने उस समय का फायदा उठाया जब वे धीमे हो रहे थे और उनमें से एक पर झपट पड़े और उससे लड़ने लगे। दूसरा व्यक्ति मदद के लिए दौड़ना चाहता था लेकिन उसने देखा कि उसके साथी को आयशा ने जिंदा काट लिया है। वह इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। 1 सेकंड से भी कम झिझक में वह तुरंत मुड़ा और भागा। वह वापस इमारत की ओर भागा। आमने सामने की स्थिति में डुडियन ने तुरंत युवक को मार डाला। इसी समय उनकी जादुई निशान क्षमता का प्रदर्शन हुआ। वह आक्रमण और बचाव कर सकता था। समान शरीर वाले समूह युद्ध में वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे। डुडियन ने आयशा की ओर देखा जो शरीर को काट रही थी। उसने तुरंत उसे खींच लिया और उसे नियंत्रित करने के लिए घंटी को हिलाया। फिर वह उसके साथ इमारत में घुस गया। दृश्य ताप स्रोत के माध्यम से उन्होंने देखा था कि छोटे कद का युवक और वह व्यक्ति जो पहले भाग गए थे इमारत के तहखाने में भाग गए। बेसमेंट में कर्मचारी इस समय वे भी बेसमेंट में गहराई तक जा रहे थे। जाहिर है उन्हें अलार्म मिल गया था। डुडियन की नज़र चारों ओर घूमी और जल्द ही उसे एक बंद फर्श मिला। नीचे सीढ़ियां थीं। उसने अनुमान लगाया कि जो आखिरी व्यक्ति बच गया वह जल्दी में निकल गया था और रास्ता बंद करना भूल गया था। वह तुरंत आयशा को सीढ़ियों से नीचे ले गया। जल्द ही वे एक चमकदार रोशनी वाले मार्ग पर आए। ये भूमिगत इमारत की पहली मंजिल थी। ताप स्रोत के अनुसार जिसे उन्होंने पहले कैप्चर किया था कुल मिलाकर 8 मंजिलें थीं। हालांकि क्योंकि 8वीं मंजिल काफी दूर थी ताप स्रोत का आंकड़ा पहले से ही बहुत धुंधला और अस्पष्ट था। इंसान की आकृति भी देख पाना मुश्किल था। उसे यकीन नहीं था कि 9वीं मंजिल थी या इससे अधिक गहरी। पहली मंजिल के गलियारे की सभी दीवारें खाकी रंग की थीं। तेल के दीपक की धीमी पीली रोशनी में वह किसी गुप्त कमरे जैसा लग रहा था। वह सीढ़ियों से चला और रास्ते में कुछ दरवाजों को लात मारकर खोल दिया। ये कमरे पहले से ही खाली थे लेकिन कई कमरे ऐसे थे जो अस्पताल के ऑपरेशन रूम जैसे दिख रहे थे। कुछ कमरों में कुछ अलमारियां अजीब बोतलों और जार से भरी हुई थीं। कुछ बोतलें और जार बच्चों की हथेलियों से बंद थे। वहां एक नवजात शिशु का सिर था। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें बंद थीं और उसकी पलकें लगभग पारदर्शी थीं। मानव शरीर के ऊतकों के अलावा डुडियन ने कई अजीब राक्षस ऊतक भी देखे। वहां मुट्ठी के आकार की आंखें और छोटे बाघों जैसे प्यारे छोटे पंजे थे। यह बाहरी दीवार क्षेत्र में कुछ दुष्ट कीमियागरों की प्रयोगशाला जैसा लग रहा था। डुडियन गलियारे के साथ अंत तक चलता रहा। यहाँ एक गलियारा था। वह दूसरी भूमिगत मंजिल पर गया। उसने लात मारकर कमरे का दरवाज़ा खोला। वहाँ एक महिला थी जिसके बिखरे बाल धातु की मेज से बंधे हुए थे। वह नग्न थी लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके कंधे से लेकर पेट तक उसकी छाती की त्वचा गायब थी। उसकी छाती में कुछ काली ट्यूबें डाली गई थीं। मेज के बगल में एक खून लाल कांच का जार था। डुडियन ने भौहें चढ़ा दीं। इस महिला को संभवतः मॉन्स्टर इंस्टीट्यूट द्वारा एक प्रायोगिक सामग्री के रूप में पकड़ा गया था। खून की गंध सूंघते ही आयशा की नाक हल्की सी हिल गई। डुडियन ने दरवाजे का हैंडल तोड़ दिया। उसने महिला के सिर पर प्रहार किया और आयशा को खींच लिया। इस महिला के लिए मौत शायद सबसे अच्छा परिणाम था। अगर उसने उसे छोड़ भी दिया तो जिस शरीर का परीक्षण किया गया था वह जीवित नहीं रह पाएगा। डुडियन ने दूसरे कमरों की ओर नहीं देखा। वह जमीन पर पैर पटकते हुए तीसरी मंजिल से नीचे कूद गया। तीसरी मंजिल के कमरों में कई कमजोर ताप स्रोत थे। स्थिति ऊपर वाली महिला जैसी ही थी। ताप के 2 स्रोत बड़े और छोटे थे। बड़ा वाला हाथी जितना बड़ा था और छोटा पिल्ले जैसा, आकार इंसान का नहीं था।
ये संभवतः एक राक्षस था जिस पर प्रयोग किया जा रहा था। डूडियन फर्श पर लड़खड़ाता रहा और 5वीं मंजिल पर गिर गया। उसने नीचे देखा। 6ठी मंजिल पर कई लोग थे जो पीछे हटने की तैयारी कर रहे थे। वे जल्दी में थे। वह फर्श पर लड़खड़ाया और 6ठी मंजिल पर गिर गया। सफ़ेद कोट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके सामने दौड़ा। डूडियन के अचानक जमीन पर गिर जाने से वह डर गया। उसका मुख पीला पड़ गया। डूडियन ने अपने कपड़ों पर नजर डाली। उनके सीने पर उनके नाम और पद के साथ एक बैज लगा हुआ था, स्वास्थ्य विभाग के निदेशक। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने डूडियन की ओर देखा और फिर आयशा की ओर देखा। डूडियन की तुलना में आयशा की शक्ल ज्यादा डरावनी थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और हाथ लाल थे। उसने अपना गला रुंध लिया और हकलाते हुए कहा, मैं सिर्फ एक स्वच्छता प्रबंधक हूँ। मैं कुछ नहीं जानता। यदि आप नहीं जानते तो नर्क में जाएं। डीन ने उसकी ठुड्डी पर लात मारी। एक दरार के साथ उसके पैर की नोक की ताकत के कारण उसका जबड़ा उसके मुंह से बाहर निकल गया और अधेड़ उम्र के व्यक्ति की जीभ उसके जबड़े से बाहर गिर गई। वह उसकी छाती पर लटक गया और उसका सिर ऊपर उठा हुआ था। वह मौके पर मर गया। अध्याय 693 काली जेल पहली घड़ी। डूडियन पीछे मुड़ा और अन्य 3 को रोकने के लिए दौड़ा जो घबराहट में भाग रहे थे। उन्होंने पिछले अधेड़ उम्र के व्यक्ति की तरह ही सफ़ेद कोट पहने हुए थे। उनमें से एक ने धूलरोधी पतला दस्ताना पहना हुआ था। उसने अपने बगल की दीवार पर लात मारी। टकराना। दीवार में एक छेद हो गया। भीषण बल ने उन तीनों को डरा दिया और उतावलेपन से कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। आप में से कौन डॉक्टर है? डूडियन ने बेरुखी से पूछा। उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे नहीं जानते थे कि डूडियन का उद्देश्य क्या था, इसलिए वे नहीं जानते थे कि कैसे उत्तर दिया जाए। डूडियन ने उनके सीने पर लगे बैज पर नजर डाली। उसने डॉक्टर का शीर्षक नहीं देखा। डॉक्टर कहाँ है? जो व्यक्ति बोलता है वह जीवित रह सकता है, जो व्यक्ति नहीं बोलता वह मर सकता है। हम राक्षसों के संस्थान में हैं। कौन? आप कौन हैं? हालांकि उसका पीला चेहरा कमजोर लग रहा था। टकराना। डूडियन की मुट्ठी उसके सिर पर लगी। उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई और मस्तिष्क फट गया। गिरने से पहले उसका शरीर थोड़ा ही हिला। बिना सिर वाला शरीर लगभग 50 वर्ष के एक अधेड़ व्यक्ति के बाएं कंधे पर झुका हुआ था। खून बह निकला और उसका कोट गीला कर दिया। वह जमीन पर गिर गया। बाईं और दाईं ओर के 2 आदमी इतने डरे हुए थे कि उनके शरीर कांपने लगे। उनमें सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने डर के मारे डूडियन की ओर देखा। दाईं ओर के व्यक्ति ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैंने कहा, मुझे मत मारो। डॉक्टर 8वीं मंजिल पर हैं। मुझे मत मारो। बाईं ओर का आदमी भी जाग गया। उसने जल्दी से कहा, डॉक्टर नीचे है। ये हमारा काम नहीं है। मुझे मत मारो। डूडियन ने पलटकर उस आदमी की कमर पर लात मारी। आदमी का शरीर दीवार से टकराया। दीवार टूट गई। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव टूटी दीवार में धंसा हुआ था। उसके पेट के अंगों को भारी ताकत से निचोड़ा गया था। खून की धार बह निकली। उसके 7 छिद्रों से खून बह निकला और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। डूडियन ने दाहिनी ओर वाले व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया। वह तेजी से वापस आयशा की ओर भागा। उसने आयशा का हाथ पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। गलियारा खुल गया और वह और आयशा बेसमेंट की 7वीं मंजिल पर गिर गए। सफ़ेद कोट पहने शोधकर्ता तहखाने की 7वीं मंजिल पर गलियारों और कमरों से बाहर भागे। कवचधारी 4 या 5 परिचारक गलियारे के अंत से भागे। वे भीड़ से विपरीत दिशा में भागे। वे डूडियन की ओर भागे। डूडियन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और अपने बगल में एक गंजे अधेड़ व्यक्ति को पकड़ लिया। डॉक्टर कहाँ हैं? मैं नहीं जानता। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को डूडियन ने पकड़ लिया। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। डूडियन बकवास करने में बहुत आलसी था। उसने अपना शरीर उठाया और परिचारक पर फेंक दिया। उसने फिर से अपना पैर मारा और फर्श टूट गया। वह और आयशा 8वीं मंजिल पर गिर गए। गलियारे में सफ़ेद कोट पहने 2-3 लोग चल रहे थे। वे जल्दी में थे लेकिन जल्दी में नहीं थे। उन्हें अचानक चटकने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और डूडियन और आयशा को देखा जो नीचे उतरे थे। आगे बढ़ते ही तीनों लोगों के चेहरे बदल गए। जैसे ही उसने जल्दी से 3 लोगों को पकड़ लिया, डूडियन का चेहरा चमक उठा। उसने उन्हें रोका। डॉक्टर कौन है? उसने उनके सीने पर लगे बैज को देखा और पाया कि उनमें से एक ने बैज नहीं पहना था। वह एक नेता की तरह लग रहा था। डूडियन की बातें सुनते ही दोनों लोगों के चेहरे बदल गए। उन्होंने अवचेतन रूप से बीच में बैठे आदमी को देखा। उनमें से एक ने अपनी छाती उठाई। तुम कौन हो? हमारे संस्थान पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें डर नहीं है कि महामहिम तुम्हें मार डालेंगे? आपके सहकर्मी ने भी यही बात कही है। अब वह मर चुका है। डूडियन की नज़र बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। क्या आप डॉक्टर हैं? बूढ़े आदमी का चेहरा थोड़ा बदल गया। मैं सिर्फ एक सहायक हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। डूडियन ने ठिठुरते हुए खर्राटे लिए और अचानक उस आदमी के घुटने पर लात मार दी। उस आदमी का घुटना टूट गया और घुटने के पीछे की त्वचा में हड्डियां आर पार हो गईं। उसका शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था और वह दर्द से कराह रहा था।
अन्य दो को डुडियन के अचानक हमले की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उसे रोकने के लिए झट से हाथ उठाया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। डुडियन ने उस आदमी के बाल पकड़ लिए और उसकी बाँह पकड़ ली। डॉक्टर कौन है? उस आदमी का चेहरा दर्द से भरा हुआ था। वह चिल्लाता रहा और डुडियन की बातों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। डुडियन की उंगलियों ने बल प्रयोग किया। उसके नाखून उस आदमी के कंधे में गहराई तक चुभ गए। उन्होंने दोहराया, डॉक्टर कौन है? वह आदमी दर्द से चिल्लाया। डुडियन ने बूढ़े व्यक्ति की बाँह फाड़ दी। खून बाहर निकला और बूढ़े आदमी की पैंट पर फैल गया। उन्होंने दोहराया, डॉक्टर कौन है? उस आदमी का सिर ठंडे पसीने से लथपथ था। उसने भयभीत होकर अपनी आंखें खोलीं। उसने डुडियन के शांत चेहरे की ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी शैतान को देख रहा हो। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। डुडियन की उंगलियां उस आदमी की छाती से कट गईं। उसके नुकीले नाखून आसानी से उसके असुरक्षित कपड़ों को काट देते थे और उसकी छाती की त्वचा को उजागर कर देते थे। उसकी उंगलियों ने खूनी निशान के किनारे को पकड़ लिया और उसे फाड़ दिया। दर्द ने उस आदमी को सूअर की तरह चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसे इतना दर्द हुआ कि वह लगभग बेहोश हो गया। डॉक्टर कौन है? डुडियन ने दोहराया। वह आदमी इतने दर्द में था कि वह डुडियन की बातें भी नहीं सुन सका। खूनी दृश्य देखकर बूढ़े आदमी का चेहरा बदसूरत हो गया। रुको, मैं डॉक्टर हूँ। तुम क्या करने जा रहे हो? आप हैं? डुडियन रुक गया। उसने बूढ़े की ओर देखा। उसके रूप, रंग और स्वभाव से उसे कुछ अनुमान और संदेह हुआ। हालांकि उसे शायद बूढ़े व्यक्ति के शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे अपने कार्मिक अभिलेखागार में ले जाओ। मैं आपकी पहचान की जानकारी देखना चाहता हूँ। बूढ़े का चेहरा बदल गया और वह झिझकने लगा। डुडियन ने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर अजीब भाव देखा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उस युवक की ओर देखा जिसके पैर कांप रहे थे। यदि आप उससे सीखना नहीं चाहते हैं तो आप रास्ता दिखाएंगे। उसने उस व्यक्ति पर अपनी पकड़ ढीली कर दी जिसे आधी यातना देकर मार डाला गया था। युवक का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा जो उसके बगल में था। वह एक पल के लिए झिझका और डुडियन से कहा, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। मुझे चोट मत पहुंचाओ। उसने आगे बढ़ने का इशारा किया। डुडियन ने बूढ़े व्यक्ति को पकड़ लिया और कहा, आप अनुसरण करें। बूढ़े का चेहरा बदसूरत था। उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और युवक का पीछा किया। फाइल तीसरी मंजिल पर थी। डुडियन ने आयशा का हाथ पकड़ रखा था और वह दोनों लोगों को सीढ़ियों से तीसरी मंजिल तक ले गया। रास्ते में उनकी मुलाकात विभिन्न स्तरों पर तैनात नौकरों से हुई। ये गार्ड बाहर के 8 उच्च स्तरीय अवरोधकों से कमजोर थे। उनका उनसे कोई मुकाबला नहीं था। जैसे ही गार्ड की मृत्यु हुई, डुडियन द्वारा पकड़े गए 2 लोगों के चेहरे और अधिक हताश हो गए। जल्द ही वे तीसरी भूमिगत मंजिल पर पहुंच गए। युवक को अभिलेखागार कक्ष मिला और उसने कहा, मुझे इस दरवाजे का पासवर्ड नहीं पता। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, डुडियन ने दरवाजे पर लात मारी और सीधे भारी धातु के दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। अब मुझे पता है। डुडियन कमरे में चला गया। उसने शेल्फ पर कई फाइलें देखीं। मैं आपको डॉक्टर की फाइलें ढूंढने के लिए 2 मिनट का समय दूंगा। युवक का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानता था कि बातचीत के लिए कोई जगह नहीं है। वह शेल्फ की ओर भागा और फाइलों को खोजा। जल्द ही उसे एक सीलबंद फाइल मिली। उन्हें राहत मिली और डुडियन ने फाइल डुडियन को सौंप दी। ये डॉक्टर पोलैंड की फाइल है। डुडियन ने फाइल खोली और उसे देखा। उस पर कोई चित्र नहीं था, लेकिन शव की जानकारी दर्ज थी। वह 72 वर्ष के थे और 167 सेंटीमीटर लंबे थे। वह पामी परिवार से थे। उसने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। आप डॉक्टर पोलैंड नहीं हैं। असली डॉक्टर कहाँ है? बूढ़े व्यक्ति ने अपनी उंगलियां भींच लीं। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। पोलैंड के डॉक्टर को खोजने के बारे में भी मत सोचना। जैसे ही उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, डुडियन की आंखें चमक उठीं। उसके सामने का संसार स्पष्ट हो गया। उन्होंने भूमिगत अनुसंधान संस्थान की ताप स्रोत प्रतिक्रिया देखी। उन्होंने देखा कि अनुसंधान संस्थान के अधिकांश लोग जमीन पर भाग गए थे। हालांकि ताप स्रोतों में से 3 के आसपास 4 गर्म आंकड़े थे। वे दूसरी दिशा में भाग रहे थे। वे भागना चाहते हैं, डुडियन ने ठंडी आवाज में कहा। उसने अपने हाथ की फाइल बाहर फेंक दी। दबा हुआ कागज बूढ़े के गले में लग गया। हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई दी। बूढ़े का मुंह खुला रह गया। उसने डर के मारे डुडियन की ओर देखा जैसे उसका दम घुट रहा हो। वह लड़खड़ा कर वापस चला गया। उसके बगल वाला युवक कांप रहा था। उसने उसका समर्थन करने की हिम्मत नहीं की। डुडियन ने आयशा का हाथ पकड़ा और तेजी से उनका पीछा किया। डॉक्टर, जल्दी जल्दी। छोटे कद के युवक ने डॉक्टर पोलैंड की ओर देखा जो हौंफ रहा था। वह चिंतित था। डॉक्टर पोलैंड की सांसें उखड़ रही थीं। उसका चेहरा लाल था और सिर पसीने से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, मैं इसे नहीं ले सकता। मेरे पैर में चोट लगी है। छोटा कद वाला युवक चिंतित था और तुरंत भागा। डॉक्टर, मुझे आपको ले जाने दीजिए। यदि आप जल्दी नहीं करेंगे तो वे पकड़ लेंगे। यह इतनी जल्दी नहीं होगा।
मैंने पहले ही जेफ को मेरे जैसा भेष बदलने के लिए कहा है। अगर वे मेरी तलाश करते हैं तो जेफ मेरी जगह ले लेंगे। अध्याय 694। आशा की एक किरण। दूसरा अद्यतन। छोटे कद का युवक अपना मुंह खोलने ही वाला था कि उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने ऊपर देखा और दो काली परछाइयां तेजी से पीछे से आ रही थीं। वह चौंका देने वाली जानलेवा आभा को अपनी ओर आते हुए महसूस कर सकता था। अच्छा नहीं, वे आ रहे हैं। छोटे कद का युवक घबरा गया। उसने इन दोनों लोगों की कुशलता देखी थी जिन्होंने उसके साथी की हत्या कर दी। ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसका वे विरोध कर सकें। उसने झट से प्रोफेसर पोलैंड को धक्का दे दिया। डॉक्टर, आपको भागना चाहिए। हम उन्हें रोक देंगे। पोलैंड ने डुडियन को भी देखा जो उनका पीछा कर रहा था। उनके चेहरे बदल गए। वे आगे दौड़ना चाहते थे लेकिन उनके पैर कमजोर थे। वे डर गए और लगभग गिर पड़े। इस समय डुडियन ने पकड़ लिया था। उसने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा जो कई लोगों से घिरा हुआ था। फाइल में दी गई जानकारी की तुलना में उसकी उम्र और ऊंचाई मूल रूप से समान थी। वह अब नर्म दिल वाला नहीं रहा। उसने घंटी हिलाई। वह आयशा के साथ दौड़ा। डॉक्टर, भागो! छोटे कद का युवक दहाड़ने लगा और डुडियन से मिलने के लिए उसने अपना चाकू निकाला। आयशा गुर्राई और बाहर चली गई। वह डुडियन से तेज थी और उसने तुरंत छोटे कद के युवक को जमीन पर गिरा दिया। उसने उसका एक हाथ नोच डाला। डुडियन अन्य लोगों को मारने गया था। ये लोग जानते थे कि वे बच नहीं सकते और उन्होंने विरोध करने की कोशिश की। पोलैंड और सफ़ेद कोट वाले अन्य दो शोधकर्ता घबरा गए। भागने की कोशिश करते समय उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया। कुछ ही मिनटों में लड़ाई खत्म हो गई। डुडियन और आयशा ने तुरंत पोलैंड को पकड़ लिया जो भाग रहा था। वह 3 लोगों के सामने कूद गया और रास्ता रोक लिया। उसने कहा, डॉक्टर, अगर आप थक गए हैं तो आराम कर लें। पोलैंड ने भय से उसकी ओर देखा। उसने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। आप कौन हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारे मॉन्स्टर इंस्टीट्यूट पर हमला करने का अपराध क्या है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पीछे कौन है, आपको पता चल जाएगा। डुडियन ने रुखाई से कहा, यदि आप कष्ट नहीं सहना चाहते हैं तो कम बोलें। जब तक आप आज्ञाकारी हैं आप नहीं मरेंगे। पोलैंड का चेहरा हरा और सफ़ेद हो गया। उसने सोचा, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? मैं एक जादूगर बनाना चाहता हूँ। डुडियन अपने विचारों को उजागर करने से नहीं डरते थे। मैं इसे बनाने के बाद तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। पोलैंड एक पल के लिए चौंक गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दोनों ने सामग्री और प्रयोगात्मक सामग्रियों की खोज नहीं की बल्कि उसे पकड़ना चाहते थे। वह एक पल के लिए शांत हो गया। उसने अपने दांत भींच लिए। मैं अकेले जादूगर नहीं बन सकता। अगर तुम मुझे पकड़ भी लोगे तो ये बेकार हो जाएगा। तो आपकी कोई कीमत नहीं। पोलैंड का चेहरा बदल गया। मेरा मतलब यह नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप निर्दोष लोगों को मारना नहीं चाहते हैं। मैं आपको जादूगर बनाने में मदद कर सकता हूं। कृपया मेरे दोस्त को जाने दें। प्रोफेसर दयालु हैं। डुडियन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम अपनी जान भी नहीं बचा सकते और फिर भी तुम्हें अपने दोस्त की परवाह है। चिंता मत करो। जब तक तुम आज्ञाकारी हो तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। पोलैंड को राहत मिली। उन्हें थोड़ा अजीब लगा। केवल वही लोग जो जादूगरनी का उपकरण बना सकते थे, वे जादूगरनी के परिवार या बैरन के ऊपर के रईसों जैसी बड़ी ताकतें थीं। भले ही ऐसी ताकतों को उसका अपहरण करने की जरूरत नहीं थी। जब तक कोई आदेश था, जादू संस्थान उनके लिए इसे तैयार करेगा। वे अपने संस्थान पर हमला करने का इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाएंगे? वह डुडियन की पहचान को लेकर थोड़ा हैरान था लेकिन उसने इसे अपने दिल में दबा लिया। डुडियन का दिमाग तेज था। वह पोलैंड की आंखों में विचारों का अनुमान लगा सकता था। मेरे साथ संस्थान वापस आओ। मैं आपके संस्थान का दौरा करना चाहता हूँ। पोलैंड स्तब्ध रह गया। आप वापस जाना चाहते हैं? क्यों? क्या आप वापस नहीं जाना चाहते? डुडियन ने वापस पूछा। पोलैंड ने उत्तर दिया, नहीं। उसने नहीं सोचा था कि डुडियन संस्थान पर हमला करेगा। वह उसे पकड़ने का अवसर नहीं लेना चाहता था। लेकिन फिर भी उन्होंने संस्थान लौटने का साहस किया। क्या उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उनका अतिरिक्त बल आएगा? हालांकि संस्थान में लौटना उनके लिए अच्छा रहा। उन्हें केवल यही आशा थी कि डुडियन यथासंभव लंबे समय तक रुकेंगे। डुडियन तीनों को वापस संस्थान ले आए। जगह खाली थी। संस्थान के लगभग सभी लोगों की सुरक्षा में गार्ड तैनात थे। डुडियन ने आगे बढ़ना जारी रखा। चलते चलते उसने पूछा, आप अपने संस्थान में क्या शोध करते हैं? क्या आप मरे हुए लोगों का अध्ययन करते हैं? पोलैंड डुडियन के विचारों का अनुमान नहीं लगा सका। हम आमतौर पर सभी प्रकार के राक्षसों का अध्ययन करते हैं। मरे हुए एक प्रकार के राक्षस हैं। हालांकि जब वे जीवित थे तो वे मानव थे, लेकिन वे वायरस से संक्रमित थे। उनके और राक्षसों के बीच कोई अंतर नहीं है। डुडियन ने लापरवाही से कहा, यदि वे मरे हुए लोगों में संक्रमित हैं तो क्या उनके इलाज का कोई तरीका है? पोलैंड थोड़ा चौंका। उसने डुडियन की ओर देखा और कुछ देर सोचा। क्या आपका परिवार संक्रमित है? उसने कल प्लेग के फैलने के बारे में सोचा।
शहर में कई लोग संक्रमित थे। अगर डूडियन का परिवार वायरस से संक्रमित होता तो उनके लिए मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट पर हमला करने का जोखिम उठाना उचित होता। डूडियन ने इससे इनकार नहीं किया। क्या कोई रास्ता है? उसने अपना शांत चेहरा हटा लिया और उसकी आंखों में देखा। डूडियन ने जब इसे देखा तो पोलैंड का दिल थोड़ा कांप उठा। डूडियन ने कहा, यदि आप किसी मरे हुए व्यक्ति से संक्रमित हैं, तो यदि यह प्रारंभिक संक्रमण है तो आप संक्रमित ऊतक को हटा सकते हैं। लेकिन अगर संक्रमण बहुत गहरा है और वायरस हृदय तक फैल जाता है तो यह अधिक परेशानी होगी। लेकिन अभी भी आशा की किरण बाकी है। क्या होगा यदि मस्तिष्क सहित पूरा शरीर संक्रमित हो जाए? डूडियन ने उसे घूर कर पूछा। उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हुए बिना नहीं रह सकीं। पोलैंड स्तब्ध था। तुम्हारा मतलब है कि तुम संक्रमित हो गए हो और मरे नहीं हो? ये कैसा है? असल में इसका कोई इलाज नहीं है। पोलैंड ने अपना गला घोंट लिया। उन्हें लगा कि बोलना मुश्किल है। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके चारों ओर की हवा अचानक ठंडी हो गई है। हड्डी तक ठंडक थी। घबराहट और कँपकँपी का एक अकथनीय एहसास हो रहा था। ये भाव सामने बैठे युवक की आंखों से आया। ये बेहद ठंडा था, अंतहीन हत्या के इरादे से भरा हुआ। उसकी आंखों में भी असीम पागलपन था। हालांकि इसने लोगों को एक अजीब सी शांति दी। यह एक जमे हुए बवंडर की तरह था। मूलतः इसका कोई इलाज नहीं है। इससे आपका क्या मतलब है? डूडियन की आवाज़ थोड़ी कर्कश थी। उसकी उंगलियां भिंच गई थीं और हड्डियां चटक रही थीं। उसके कदम रुक गए थे और उसकी नज़रें पोलैंड के चेहरे पर टिकी थीं। पोलैंड का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने बमुश्किल अपनी आंखें हटाईं। उसने नीचे देखा। अगर हम एक लाश में बदल गए हैं तो हमारी चेतना मूल रूप से गायब हो गई है। यह मृत्यु से अलग नहीं है। हम शोध कर रहे हैं कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए, लेकिन प्रगति धीमी है। नहीं, लेकिन एक भविष्यवक्ता था जिसने एक अवधारणा सामने रखी थी। उसने कहा कि अगर हम चेतना को फिर से एकजुट कर सकते हैं तो हम मरे हुए लोगों को इंसानों में वापस ला सकते हैं। डूडियन ने आशा की एक किरण पकड़ी और उसके कंधों पर हाथ रखकर पूछा, कैसे? ये पोलैंड को जवाब देना थोड़ा मुश्किल था। उन्होंने शब्दांकन के बारे में लंबे समय तक सोचा। उन्होंने कहा, मौजूदा पद्धति के साथ ऐसा करना मूल रूप से असंभव है। ये सिर्फ एक अवधारणा है। इसे लागू करना असंभव है। हमें पता नहीं चला है कि चेतना क्या है। कुछ कहते हैं कि यह आत्मा है, कुछ कहते हैं कि यह विचार है। लेकिन आत्मा क्या है? विचार क्या है? सामग्री से क्या बना है? ये अभी भी अज्ञात हैं। इसलिए अध्याय 695 द लॉन्ग डॉन, पहली घड़ी। डूडियन का दिल धीरे धीरे डूब गया। चेतना क्या थी? आत्मा क्या थी? ऐसे प्रश्न का उत्तर पुराने युग में भी नहीं दिया जा सका। भले ही दुनिया ने परमाणु हथियार बना लिए हों, फिर भी वह मानव आत्मा का विश्लेषण करने में असमर्थ है। इस बंजर और पिछड़ी दुनिया में आत्मा की गहराइयों में झांकना नामुमकिन था। क्या कोई और रास्ता नहीं है? डूडियन एक पल के लिए चुप हो गया और उसने पोलैंड को घूरते हुए कहा। पोलैंड ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, यह अब तक का एकमात्र व्यवहार्य तरीका है। हालांकि अगर हम इसे लागू करना चाहते हैं तो हमें सैकड़ों वर्षों के विकास से गुजरना होगा। वर्तमान शोध इतने गहरे स्तर का पता लगाने में सक्षम नहीं है। यदि हम विशाल दीवार के बाहर से जानकारी संग्रहित करने के लिए अंतिम युग के महत्वपूर्ण अवशेष पा सकते हैं तो विज्ञान की महान छलांग के लिए समय कम करना संभव हो सकता है। डूडियन चुप था। सैकड़ों वर्षों के विकास ने आत्मा के अनुसंधान को प्रभावित किया होगा, लेकिन क्या वह सैकड़ों साल तक जीवित रह पाएगा? पोलैंड ने डूडियन के खामोश चेहरे को देखा। वह घबराया हुआ था। डूडियन के सवाल से वह संस्थान पर हमला करने के किशोर के मकसद का पता लगाने में सक्षम था। शायद ये प्लेग से संबंधित था। हो सकता है कि संस्थान पर हमला किशोर के पीछे मौजूद ताकतों का इरादा न हो। अपने परिवार को बचाने का रास्ता खोजने का यह उनका अपना निर्णय था। यही एकमात्र स्पष्टीकरण था जिसके बारे में वह सोच सकता था। आखिरकार भीतरी दीवार में कोई भी ताकत इतनी मूर्ख नहीं होगी कि संस्थान पर हमला कर सके। एक लंबी चुप्पी के बाद डूडियन धीरे धीरे शांत हो गया। भले ही डॉक्टर ने जो कहा वह सच था, फिर भी कोई रास्ता नहीं था। कम से कम उसे अब भी आशा की किरण दिखाई दे रही थी। वह जल्द से जल्द जैविक प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए सुपर चिप में मौजूद ज्ञान का उपयोग कर सकता है। शायद वह चेतना को फिर से एकजुट करने का एक रास्ता खोज सकता है। सुपर चिप में पुराने युग की सभी मुख्य प्रौद्योगिकियां शामिल थीं, लेकिन पुराने युग में भी उन्हें चेतना का रहस्य नहीं मिला था। उसने केवल इसके किनारे को छुआ था। उसके लिए स्वयं इसका अध्ययन करना बहुत अक्षम होगा। यदि सुपर चिप में ज्ञान फैलाया गया और जादू और राक्षसों के संस्थान में अन्य कीमियागरों और डॉक्टरों की अंतर्दृष्टि और ज्ञान में सुधार किया गया तो इस क्षेत्र में अनुसंधान की गति बहुत बढ़ जाएगी। डूडियन को पोलैंड से ये भी पता चला कि भीतरी दीवार के बारे में बहुत सारा ज्ञान विशाल दीवार के बाहर के खंडहरों से प्राप्त हुआ था। ये ज्ञान आंतरिक दीवार के प्रौद्योगिकी चक्र को बड़े अंतर से बढ़ावा दे सकता है। सुपर चिप निस्संदेह ज्ञान का सबसे पूर्ण और सर्वदिशात्मक भंडार था। ये टेक्नोलॉजी सकल को बड़े अंतर से बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त था।
आखिर इस युग में अनेक प्रतिभाएं थीं। यदि उन्हें तदनुरूप ज्ञान दिया जाए तो उनके बीच टकराव के माध्यम से आत्मा के रहस्यों का शोध करना असंभव नहीं था। हालांकि ये सब उसके शासन के तहत भीतरी दीवार में स्थापित किया जाना था। ये सोचते ही उसके हृदय में हत्या का इरादा प्रबल और अधिक अधीर हो गया। वह जानता था कि उसे जल्दी करनी होगी। केवल ऐसा करके ही वह आयशा को होश में लाने में मदद कर सकता था और उसे अपने जीवनकाल में वापस आने दे सकता था। पोलैंड किशोरी को देख रहा था। उसकी आंखें अवसाद से निराशा की ओर, आशा और हत्या के इरादे की ओर चली गई थीं। वह गुप्त रूप से चौंक गया। वह नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या आपके पास यहाँ कुछ भी मूल्यवान है? डूडियन पीछे मुड़ा और गलियारे के साथ चल दिया। पोलैंड का चेहरा थोड़ा बदल गया जब उसने सुना कि डूडियन अब पिछले प्रश्न में नहीं उलझा हुआ है। वह एक पल के लिए झिझका। उसने फुसफुसाया, यह मुख्य रूप से राक्षसों का अध्ययन करना है। यहाँ सब कुछ मेरे लिए मूल्यवान है। उसके शब्दों में कुछ भी गलत नहीं था। उनका मानना था कि हालांकि डूडियन शांत दिखते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। डूडियन ने पूछा, भगवान का आशीर्वाद और भगवान का मज्जा कैसे उत्पन्न होता है? डूडियन की ओर देखते ही पोलैंड चौंक गया। मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हूँ। उसकी ओर देखते ही डूडियन के कदम रुक गए। उसने अपने दो साथियों में से एक की हथेली पकड़ ली और उसकी एक उंगली तोड़ दी। अपनी टूटी हुई उंगली को छुपाते हुए वह आदमी चिल्लाया। दर्द से उसका चेहरा विकृत हो गया था। पोलैंड हैरान था। क्या? तुम क्या कर रहे हो? मुझे आशा है कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। डूडियन ने डॉक्टर के रिश्ते पर ध्यान दिया। जाहिर है वह अकेले नहीं थे। डूडियन के शब्द सुनते ही पोलैंड का चेहरा बदल गया। आपने उनके साथ क्या किया? उनका क्या होगा यह आप पर निर्भर करेगा, डूडियन ने मुंह में भरकर कहा। डूडियन को घूरते ही पोलैंड का चेहरा बदल गया। यदि तुमने मेरे परिवार को चोट पहुंचाई तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आप सहयोग करेंगे वे ठीक रहेंगे। नहीं, मैं पहले उन्हें देखना चाहता हूं। पोलैंड का रवैया दृढ़ था। जब तक मैं उन्हें देख नहीं लेता मैं कुछ नहीं कहूंगा। भले ही तुम मुझे मार डालो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। डूडियन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? पोलैंड ने डूडियन की आंखों में देखा। उसे ऐसा लगा मानो कोई जानलेवा इरादे से उसके शरीर को काट रहा हो। उसका दिल कड़ा हो गया और उसका सख्त रवैया नर्म हो गया। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप अपनी बात रखेंगे? मुझे कैसे पता चलेगा कि वे घायल हैं? मैं आपको सब कुछ बताने के बाद कोई मूल्य नहीं होगा। यदि आप उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकता। आपको उन्हें जाने देना होगा। डूडियन ने अपना हाथ उठाया और उसके कंधे को थपथपाया। तुम्हें स्पष्ट रूप से देखना होगा। तुम्हारे पास मेरे साथ बातचीत करने की योग्यता नहीं है। भले ही मैं तुम्हें उन्हें देखने के लिए ले जाऊं, अगर तुम नहीं सुनोगे तो मैं उन्हें तुम्हारे चेहरे के सामने एक एक करके मार डालूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते। भले ही मैंने उनमें से आधे को मार डाला हो, क्या तुम्हें बाकी आधे की परवाह नहीं है? उनका स्वर एक गुरु की तरह शांत था जो अपने छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहा था। पोलैंड का दिल ठंडा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने भयभीत होकर युवक की ओर देखा। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी नाजुक त्वचा के नीचे किसी शैतान की आत्मा छिपी हुई है। वह जानता था कि डूडियन का क्या मतलब है। उसकी धमकी निरर्थक थी। सामान्य स्थिति के अनुसार वह अपनी जानकारी का उपयोग अपने परिवार के जीवन और मृत्यु के बदले में कर सकता था ताकि डूडियन अपने परिवार के खिलाफ लापरवाही से कार्रवाई करने की हिम्मत न कर सके। लेकिन ये सिर्फ उनका विचार था। लेकिन डूडियन ने अपनी दिनचर्या का बिल्कुल भी पालन नहीं किया। दूसरे शब्दों में उनका विचार बहुत बचकाना था। जैसा कि डूडियन ने कहा, वह बातचीत के लिए योग्य नहीं थे। जब तक उसने ऐसा नहीं कहा, डूडियन उसके परिवार को उसके चेहरे के सामने एक एक करके मार सकता था। इस तरह की निर्ममता ने उनके तुरुप के पत्ते को पूरी तरह बेकार कर दिया। वह केवल आज्ञाकारी ढंग से अनुपालन कर सकता था। अध्याय 696, मूल परजीवी कीट, दूसरा अद्यतन। क्या अब आप मुझे बता सकते हैं? डूडियन ने अपना हाथ पीछे ले लिया और उसकी ओर देखा। भगवान का आशीर्वाद कैसे मिला? पोलैंड थोड़ा हौंफ रही थी क्योंकि उसे दबाव महसूस हो रहा था। हालांकि भीतरी दीवार में भगवान का आशीर्वाद और भगवान की मज्जा सामान्य बातें थीं। बेशक ये प्रमुख सेनाओं के ऊपरी स्तरों के लिए था, लेकिन उनके राक्षस अनुसंधान संस्थान में ये शीर्ष रहस्यों में से एक था। भगवान का सारा आशीर्वाद और भगवान का मज्जा मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट से आया। दूसरे शब्दों में, सभी बलों को मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर देखना था। इस एकाधिकार ने मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी बाहरी दुनिया से अलग कर दिया और एक मठ बन गया। सभी जादूगर परिवार इससे डरते थे और उन्होंने इसे भड़काने की हिम्मत नहीं की। यदि यह महामहिम की पिछली पीढ़ियों के नियमों के लिए नहीं होता तो मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट विभिन्न परिवारों की ताकतों से भगवान की मज्जा की आपूर्ति को पूरी तरह से अवरुद्ध कर सकता था, जिससे मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट की असाधारण शक्ति अद्वितीय हो जाती और इसका उपयोग पूरी विशाल दीवार को दबाने के लिए किया जाता। लेकिन कई जटिल कारण थे कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया।
चाहे कुछ भी हो, भगवान का मज्जा एक रहस्य था जिसे मॉन्स्टर इंस्टीट्यूट प्रकट नहीं कर सका। क्या ये राक्षस के शरीर से निकाला गया है? डुडियन ने उसके चेहरे पर झिझक भरी अभिव्यक्ति देखी। मैंने आपसे केवल स्रोत बताने के लिए कहा था। मैंने आपसे विनिर्माण प्रक्रिया बताने के लिए नहीं कहा था। आप किस बात से डरते हैं? ये सुनकर पोलैंड को एक एहसास हुआ। दरअसल निर्माण प्रक्रिया जटिल थी और उन्हें एक एक करके बताना असंभव था। जहां तक स्रोत की बात है, यह अब कोई बड़ा रहस्य नहीं रह गया था। आखिरकार ये चीज़ 200 से अधिक वर्षों से मौजूद थी। हालांकि अन्य ताकतें ये पता नहीं लगा सकी कि इसे कैसे बनाया गया था। इस चीज़ को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री वास्तविक थी। इन सामग्रियों से ईश्वर की मज्जा के स्रोत का अनुमान लगाना आसान था। भगवान का मज्जा सोल क्रिस्टल और परजीवी सोल वम्प से आता है। कड़ाई से बोलते हुए, ये परजीवी सोल वम्प होना चाहिए। पोलैंड एक पल के लिए चुप था। उसने धीरे से कहा, सोल क्रिस्टल ज़ोंबी के मस्तिष्क से आता है। 200 से अधिक साल पहले विशाल दीवार में ज़ोंबी प्लेग का प्रकोप हुआ था। ये वह समय था जब विशाल दीवार में आग की दीवार का निर्माण किया गया था। उस क्षेत्र को काट दिया गया था जहां ज़ोंबी प्लेग फैल गया। अधिकांश रईस और अमीर लोग सबसे पहले केंद्रीय क्षेत्र में चले गए। मरे हुए प्लेग को सुझाने की प्रक्रिया में हमें गलती से मरे हुए के मस्तिष्क में नीला क्रिस्टल मिला। ये शरीर को मजबूत कर सकता है, लेकिन मजबूती अस्थिर है। नियंत्रण खोना और यहाँ तक कि शरीर को अक्रिय कर देना आसान है। बाद में दशकों के शोध के बाद हमने अंततः आत्मा क्रिस्टल का विश्लेषण करने की विधि में महारत हासिल कर ली। इसलिए हमने भगवान का आशीर्वाद और बाद में भगवान की मज्जा का संक्षिप्त संस्करण बनाया। डुडियन की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा न था कि आहों की दीवार इस रास्ते से आएगी। परमेश्वर के आशीर्वाद का स्रोत वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। यह आत्मा क्रिस्टल से निकाली गई ऊर्जा थी। डुडियन ने पूछा, आप जिस परजीवी आत्मा कीड़ा के बारे में बात कर रहे हैं वह क्या है? वह पहले भी इसके संपर्क में आ चुका था। उदाहरण के लिए, उसने शिकार क्षेत्र की सीमाएं खींचने के लिए भगवान के कृमि पाउडर का उपयोग किया था। एक सीमा थी जहां परजीवी आत्मा कृमि को काटा जा सकता था। यह सबसे पहले खोजा गया परजीवी सोलवम है। पोलैंड की आंखों में भ्रम की एक झलक थी। मैंने मूल परजीवी सोलवम नहीं देखा है। ऐसा कहा जाता है कि परजीवी आत्मा कृमि किसी जीव में न रहते हुए भी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। इसकी उत्तरजीविता बहुत मजबूत है। भले ही यह सीलबंद जार में हो, लेकिन दम घुटने से इसकी मृत्यु नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर इसे मैग्मा में फेंक दिया जाए तो भी ये तैरने और खेलने में सक्षम होगा। इसके शरीर को अनगिनत टुकड़ों में काटा जाएगा और पीसकर पाउडर बनाया जाएगा। फिर इसे दोबारा जोड़ दिया जाएगा। डुडियन स्तब्ध रह गया। इतना दृढ़? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आदिम परजीवी कृमि को जीवित रहने के लिए हवा की आवश्यकता नहीं है? इसके अलावा इसमें अकल्पनीय पुनर्योजी क्षमता और कोशिकाओं को विभाजित करने की क्षमता है। इसके अलावा यह उच्च तापमान का भी सामना कर सकता है। ये ज्ञात होना चाहिए कि पुराने युग में उच्च तापमान नसबंदी सामान्य ज्ञान था। कोई भी बैक्टीरिया और जीव उच्च तापमान का विरोध नहीं कर सकते। यदि कोई था तो ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि तापमान पर्याप्त अधिक नहीं था। इसके अलावा पुराने युग से प्रकृति में हर चीज़ लौ से डरती थी। चाहे जानवर कितना भी भयंकर क्यों न हो, वह भयंकर आग से बच जाएगा। ये स्पष्ट था कि ज्वाला कितनी विनाशकारी थी। आपने कहा कि आदिम परजीवी कीड़ा बहुत दृढ़ होता है। कृमि पाउडर कैसे आया? डुडियन ने पूछा। पोलैंड ने उसकी ओर देखा। कीड़ा पाउडर परजीवी कीड़ों द्वारा बनाया गया है। परजीवी कृमि और मूल परजीवी कृमि में बहुत बड़ा अंतर होता है। ऐसा कहा जाता है कि सभी परजीवी कृमि मूल परजीवी कृमि के मृत शरीर से रूपांतरित होते हैं। परजीवी कीड़े बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं। जब तक कुछ परजीवी कीड़ों को एक साथ रखा जाता है, उनमें से एक महीने में सैकड़ों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। डुडियन को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। तो भगवान के मज्जा को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले परजीवी कीड़े आदिम परजीवी कीड़ों से आते हैं। आदिम परजीवी कीड़े कैसे मरे? मुझे नहीं पता। ये बहुत लंबा कर दिया है। मुझे लगता है कि महामहिम को पता है। पोलैंड ने अपना सिर हिलाया। डुडियन ने यह पुष्टि करने के लिए उसकी ओर देखा कि वह बात नहीं करना चाहता था। हालांकि उसे अपने दिल में रहस्य और बेचैनी का एहसास हुआ। पोलैंड ने नेतृत्व करने के लिए अपना हाथ उठाया। पोलैंड को बोलते हुए सुनते ही डुडियन की भौहें चढ़ गईं। उसने कमरे के बगल वाले कमरे की ओर देखा और तुरंत रुक गया। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि वह सभी प्रकार के जमे हुए अंगों से भरा हुआ था। उनमें से कुछ इंसान थे और कुछ राक्षस। उसने देखा कि कुछ शिशुओं के चेहरे पर सील लगी हुई थी। वह घबरा गया और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा। उसने देखा कि पोलैंड का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था। पोलैंड के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी। ये सब प्रयोग का हिस्सा है। मुझे आशा है कि आप समझ सकते हैं। अगर ये बच्चे आपका परिवार हैं तो क्या आप समझेंगे? डुडियन ने लापरवाही से पूछा। पोलैंड का मुंह थोड़ा खुल गया। वह बोल नहीं सका। डुडियन के पिछले विचार बाधित हो गए। वह इसके बारे में अब और सोचना नहीं चाहता था।
शायद विशाल दीवार पर पूरी तरह राज हो जाने के बाद सब कुछ सुलझ जाएगा। उन्होंने पूछा, क्या आपके यहाँ भगवान का मज्जा संग्रहित है? पोलैंड ने अपना मुंह थोड़ा खोला। वह नहीं जानता था कि उसके पास यह है या नहीं, लेकिन वह जानता था कि इसे छिपाने का कोई उपाय नहीं है। वह कड़वाहट से मुस्कुराया, हाँ, वहाँ कितना है? मैं इन चीज़ों का प्रभारी नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वे कहाँ संग्रहित हैं। मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। पोलैंड ने कहा, तो फिर जल्दी करो, डूडियन ने कहा। डूडियन अंडरग्राउंड पर कब्जा करते ही पोलैंड की आंखें थोड़ी हिल गईं। वे छठी मंजिल में गहराई तक चले गए। उसने अपना सिर थपथपाया और कहा, मुझे गलत याद है, ये 5वीं मंजिल पर होना चाहिए। डूडियन ने कुछ नहीं कहा और उसके पीछे पीछे 5वीं मंजिल तक चला गया। पोलैंड कसकर बंद भारी धातु के दरवाजे पर आया। कोई चाबी नहीं है। मुझे लगता है। डूडियन ने लात मारकर दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। उसने चारों ओर देखा और देखा कि वहाँ कई धातु की अलमारियाँ थीं। ये बैंक की बचत कैबिनेट की तरह था। अंदर की हवा ठंडी थी, एयर कंडीशनर नहीं बल्कि बर्फ के कुछ ढेर ठंडी हवा छोड़ रहे थे। अध्याय 697। भूमिगत काली वस्तुएं। बर्फ बनाने के लिए साल्टपीटर का उपयोग करने की तकनीक बाहरी दीवार क्षेत्र में लोकप्रिय हो गई थी। यह अजीब नहीं था कि यहाँ बर्फ का ढेर था। डूडियन की नज़र मेटल कैबिनेट पर पड़ी। उन्होंने कैबिनेट की ओर देखा। वहाँ अजीब आकार की धातु की बोतलें थीं जो एक उंगली जितनी मोटी थीं। उसने धातु कैबिनेट पर मुक्का मारा और उसे तोड़ दिया। उसने धातु की एक बोतल उठाई और उसे खोला। एक अजीब सी खुशबू तैर रही थी। वह गंध बिल्कुल वैसी ही थी जैसी भगवान की मज्जा थी जो उसे ड्रैगन कबीले से मिली थी। उसने नीचे देखा और बोतल के अंदर सुनहरा तरल पदार्थ देखा। ये भगवान की मज्जा थी। बहुत अच्छा। वह पोलैंड के पास मौजूद 2 लोगों की ओर मुड़ा। भगवान की सारी मज्जा यहाँ लपेट दो। मैं तुम्हें 5 मिनट दूंगा। पोलैंड की ओर देखते ही दोनों व्यक्तियों के चेहरे बदल गए। पोलैंड ये पूछे बिना नहीं रह सका, पिछले महीने में हमारे पास जो कुछ भी है वह भगवान की कृपा है। क्या आप ये सब चाहते हैं? क्या आप इसे रखने जा रहे हैं? डूडियन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, जल्दी करो। अगर 1 मिनट से अधिक समय लगा तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। वे दोनों बुरी तरह डर गए। कैबिनेट खोलने की जल्दी में उन्होंने पोलैंड की ओर देखने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने मेज़ के नीचे दराज से चाबियों का एक गुच्छा निकाला। उन्होंने चाबियों पर लिखे नंबर के अनुसार एक एक करके कैबिनेट खोली। उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। किसी भी समय सुदृढ़ीकरण को आने से रोकने के लिए डूडियन का ध्यान पृथ्वी की सतह पर केंद्रित किया गया था। जल्द ही दोनों ने भगवान की सारी मज्जा निकाल ली और उसे एक विशाल काले बैग में रख दिया जो कपड़े या प्लास्टिक जैसा दिखता था। डूडियन ने अपना हाथ उठाया और अनुमान लगाया कि इसका वजन 400-500 किलोग्राम था। उसने लापरवाही से पूछा, कितने मिनट बीत गए? एक अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कांपती आवाज में कहा, एक मिनट। ठीक है। डूडियन ने अपना हाथ उठाया और एक बूढ़े व्यक्ति का हाथ काट दिया जो उसके बगल में खड़ा था। पोलैंड को उम्मीद नहीं थी कि डूडियन बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करेगा। ये खरपतवार निकालने जितना आसान था। वह हैरान, क्रोधित और डरा हुआ था। तुम जीवन के प्रति बहुत उदासीन हो। ये है। अगर आपको लगता है कि यह क्रूर है तो मैं उसका हाथ दोबारा जोड़ने में उसकी मदद कर सकता हूँ। आप उसका एक हाथ ले सकते हैं। डूडियन ने उसकी ओर देखा। पोलैंड का चेहरा लाल हो गया। वह इतना क्रोधित था कि कांप रहा था। बूढ़े ने अपने टूटे हाथ के घाव को गले से लगा लिया। दर्द के कारण उसके होंठ सफ़ेद हो गए थे। वह बेहोश होने वाला था। डूडियन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह बड़ा काला बैग कमरे से बाहर ले गया। वह जाने ही वाला था कि तभी उसे जमीन के नीचे से तेज चीख सुनाई दी। ये धातु की सीटी की तरह तेज था। उसने नीचे देखा और ध्वनि का स्रोत देखा। वहाँ एक अनियमित कमजोर ताप स्रोत था। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने ताप स्रोत प्रतिक्रिया को पहले ही नोटिस कर लिया था, लेकिन उस समय ऊष्मा स्रोत की प्रतिक्रिया अंडाकार आकार में थी। ये किसी राक्षस का बच्चा या अंडे का बच्चा होना चाहिए जो फूटने वाला था। लेकिन इस समय ताप स्रोत का अंडाकार आकार खत्म हो गया था। इसके बजाय ये मिट्टी के पोखर की तरह एक पतला अनियमित आकार बन गया। वह थोड़ा उत्सुक था। ऐसा कौन सा प्राणी है जो इच्छानुसार अपने शरीर का आकार बदल सकता है? उसे अचानक ख्याल आया कि गर्मी का स्रोत 8वीं मंजिल पर है। हमले के दौरान उन्होंने जो नज़ारा देखा उसके मुताबिक प्रोफेसर 8वीं मंजिल पर काम कर रहे थे। दूसरे शब्दों में, वह जितनी गहराई तक गया, प्रयोग उतना ही उन्नत था। वह तुरंत मुड़ा और गलियारे से नीचे चला गया। पोलैंड ने डूडियन को नीचे जाते देखा और चौंका। क्या आप भूमिगत हो रहे हैं? मेरे लिए यहाँ आना दुर्लभ है। मैं कैसे नहीं आ सकता? डूडियन ने कहा और वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे चला गया। जल्द ही वह 8वीं मंजिल पर आ गया। वह सीधे गलियारे से नीचे अनियमित ताप स्रोत वाले कमरे की ओर चला गया। पोलैंड ने डूडियन को सीढ़ियों से नीचे भागते देखा। जैसे ही उसने उसका पीछा किया उसका चेहरा बदल गया। डूडियन ने पोलैंड की अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया।
उसने लात मारकर दरवाज़ा खोला और कमरे में अनियमित ताप स्रोत को देखा। वह आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि उसने देखा कि कमरा एक प्रयोगशाला जैसा लग रहा था। अंदर कई टेस्ट ट्यूबें थीं। कमरे के बीच में एक बड़ा पारदर्शी कांच का टैंक था। इसका व्यास लगभग 3 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर थी। कांच की टंकी का निचला भाग एकदम काला था। अंदर काले पदार्थ का ढेर कुलबुला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कांच की टंकी के नीचे और ज़मीन की दरारों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। वह काला पदार्थ सजीव प्रतीत हो रहा था। डूडियन ने दरवाजे पर लात मारने के बाद उसके शरीर में लहरें दौड़ गईं। छटपटाहट की आवृत्ति बढ़ गई। उसी समय एक तेज आवाज़ हुई। मुट्ठी के आकार का एक काला पिंड धीरे धीरे हिल रहा था। ये सिर की तरह दिखता था लेकिन उसकी आंखों की तरह भी। वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा मानो डूडियन को घूर रहा हो। डूडियन को घूरे जाने का एहसास हुआ। इसके अलावा घूर कर देखे जाने की भावना भी अनुकूल नहीं थी। ये बुरे और जानलेवा इरादे से भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूंखार जानवर उसे घूर रहा हो। उसकी आंखें चमक उठीं। यहाँ के माहौल को देखते हुए यह बात मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक प्रयोग होना चाहिए। हालांकि उसने ऐसा राक्षस कभी नहीं देखा था। इसे मॉन्स्टर एटलस में दर्ज नहीं किया गया था। यह क्या है? डूडियन ने पोलैंड से पूछा कि उसका पीछा कौन कर रहा था। कांच की टंकी में काला पदार्थ देखकर पोलैंड का चेहरा बदल गया। डूडियन को पूछते देख उसका मुंह कड़वा हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि किशोर उस पर ध्यान देगा। हालांकि उसे थोड़ी खुशी हुई कि किशोर ने इस वस्तु को नहीं पहचाना। ऐसा लग रहा था कि उसने इसे नहीं पहचाना। उन्होंने तुरंत कहा, ये काली धारा है। हमारा प्रयोग अभी आधा अधूरा है। यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। क्या ये? डूडियन ने देखा कि उत्तर देने से पहले उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या ये चीज़ जीवन है? ये कैसे बनी है? इसका कार्य क्या है? इसे बनाने का उद्देश्य क्या है? उसने तुरंत कई प्रश्न पूछे। उसने पोलैंड को घूर कर देखा। पोलैंड का चेहरा थोड़ा बदल गया। उनके लिए नाम बनाना ठीक था लेकिन अन्य चीज़ों के बारे में सोचने में उन्हें कुछ समय लगेगा। उसने देखा कि डूडियन की आंखें जल रही थीं मानो वह सीधे उसके दिल में देख रहा हो। उसे थोड़ा घबराहट महसूस हुई। वह झूठ बोलने में अच्छा नहीं था इसलिए उसे नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करें। वह एक पल के लिए झिझके। उन्होंने कहा, यह एक प्रकार का जीवन है लेकिन इसकी बुद्धि अपेक्षाकृत कम है। ये सामान्य मवेशियों और भेड़ों के समान है। ये राक्षसों और अन्य सामग्रियों से बना है। विशिष्ट प्रक्रिया बहुत जटिल है। इसे बनाने का उद्देश्य क्या है? डूडियन ने दोहराया। उन्होंने पोलैंड को सोचने का समय नहीं दिया। पोलैंड ने दांत पीस लिए। इसका उपयोग मुख्य रूप से अन्वेषण के लिए किया जाता है। इसकी धारणा बहुत तेज है। इसका उपयोग बंजर भूमि का पता लगाने के लिए एक पालतू जानवर के रूप में किया जा सकता है। डूडियन को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तो इसका हमला कमज़ोर है। हाँ। डूडियन ने आगे बढ़कर कांच के सिलेंडर को लात मार दी। कांच का सिलेंडर पारदर्शी दिखता था लेकिन वह बेहद कठोर था। सौभाग्य से उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी। टकराना। कांच में एक छेद था लेकिन कांच के टुकड़े बाहर नहीं छिटक रहे थे बल्कि यह एक लोहे की चादर की तरह था जो अंदर तक धंसा हुआ था। इससे पहले कि डूडियन के पैर पीछे हट पाते काले पदार्थ को कुछ महसूस हुआ। उसने अपना काला जाल फैलाया और डूडियन के पैरों के चारों ओर लपेट लिया। डूडियन तुरंत रुका और वापस पोलैंड की ओर मुड़ गया। उसने उस बूढ़े आदमी की बांह पकड़ ली जिसका हाथ काट दिया गया था और उसे कांच की टंकी के छेद में फेंक दिया। वृद्ध मौके पर ही रुक गया। उसने हाथ उठाया और आशा व्यक्त की कि वह भविष्य में इसे फिर से जोड़ सकेगा। कांच की टंकी में गिरते ही वह काला पदार्थ तुरंत एक उत्तेजित बच्चे की तरह उछल पड़ा। जैसे ही उसके शरीर से तरल पदार्थ बांह की ओर बढ़ा और तेजी से उसे लपेट लिया, वह चीखने लगा। डूडियन के चारों ओर लिपटी काली दाढ़ी तुरंत टूटी हुई बांह में चुभ गई। अगले ही पल टूटे हुए हाथ की सतह की त्वचा तुरंत सूख गई। बूढ़ा हाथ और भी मुरझा गया। त्वचा का रंग भी फीका पड़ गया और काले धब्बे पड़ गए। ऐसा लग रहा था मानो किसी शव का हाथ हो। डूडियन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जीवन पर निर्भर। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ऐसी स्थिति पहले भी देखी हो। इंतजार मत करो। अध्याय 698। वापसी। क्या इसे कमज़ोर हमला कहा जाता है? डूडियन ने पोलैंड की ओर देखा। पोलैंड थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उन्होंने खांसते हुए कहा, यह एक अर्ध तैयार उत्पाद है। यह अभी भी प्रयोग में है। हम नहीं जानते कि इसमें किस प्रकार की क्षमता है, इसलिए हमें इसके बहुत करीब नहीं जाना चाहिए। डूडियन उस पर ध्यान देने में बहुत आलसी था। पहले उन्होंने कहा था कि इसका उपयोग धारणा का पता लगाने के लिए किया गया था। अब उन्होंने कहा कि यह अर्ध तैयार उत्पाद था। यह स्पष्ट था कि वह सच नहीं बोल रहा था। हालांकि दूसरा पक्ष जानबूझकर इसे छिपा रहा था। अगर वह जोर जबरदस्ती करेगा तो भी मुख्य जानकारी हासिल करना मुश्किल होगा। अचानक उसके दिमाग में एक तस्वीर कौंधी। वह स्तब्ध रह गया। अगले ही पल उसने पोलैंड की ओर देखा। इस चीज़ को क्या कहा जाता है? आपके पास और कितने हैं? पोलैंड ने डूडियन की अभिव्यक्ति में अचानक बदलाव देखा।
उसका दिल कड़ा हो गया, उसने अपना सिर नीचे कर लिया। इसे काली जेल कहा जाता है। ये हमारे शोध संस्थान में एकमात्र है। अन्य शाखाएं हैं लेकिन वे इस अर्ध तैयार उत्पाद के समान हैं। डुडियन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आपने हमेशा कहा है कि यह आधा अधूरा है। तैयार उत्पाद कैसा दिखता है? इसकी क्षमताएं क्या हैं? पोलैंड का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने झिझकते हुए कहा, तैयार उत्पाद इसके जैसा होना चाहिए लेकिन इसकी मात्रा थोड़ी बड़ी है। इसकी क्षमता इसके समान है लेकिन ये बहुत मजबूत है। डुडियन ने उसे गहराई से देखा। वह पीछे मुड़ा और कांच की टंकी में बहते काले बलगम को देखा। जैसे ही उसने कांच की टंकी में काले बलगम को पकड़ा, अचानक उसकी बांह पर सफ़ेद हड्डी का कवच प्रकट हो गया। काले बलगम ने महसूस किया कि डुडियन आ रहा था। बलगम की सतह सिकुड़ गई और कई कण उभर आए। वह एक डरी हुई बिल्ली की तरह लग रही थी, लेकिन अगले ही पल काले जालों का एक झुंड बलगम से बाहर निकला और डुडियन की बांह पर वार कर दिया। डुडियन की गति अचानक बढ़ गई। उसने काले बलगम पर मुक्का मारा और तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने अपनी हथेली में काले बलगम की एक गेंद पकड़ रखी थी। ये नर्म और गीला महसूस हुआ। उसने माचिस निकाली और जला दी। गर्म तापमान ने कांच की टंकी में मौजूद काले बलगम को निष्क्रिय बना दिया। बलगम की सतह भी शांत हो गई। यह एक काले दर्पण की तरह था, चिकना और चिकना, ये बिल्कुल भी नहीं हिलता था। डुडियन अधिक आश्वस्त थे। उसने अपने हाथ में काले बलगम की छोटी सी गेंद पर माचिस जलाई। अचानक तेज आवाज हुई और जोरदार चिंगारी निकली। यह ऐसा था मानो ज्वलनशील पदार्थ की एक बड़ी गेंद अचानक जल रही हो। डुडियन ने अपनी मुट्ठी बांधी और आग बुझा दी। हालांकि उसकी हथेली से जलन का दर्द आ रहा था। उसने अपना हाथ खोला और देखा कि जले हुए काले बलगम का रंग बदल गया था। ये हल्का हो गया था और ग्रीस जैसा दिखने लगा था। उसने अपना सिर घुमाया और पोलैंड की ओर देखा। ये चीज़ मूल रूप से आपके द्वारा बनाई गई थी। काला बलगम उस राक्षस के समान था जो उसे विशाल दीवार के बाहर मिला था जिसने स्प्लिटी के जीवन को अवशोषित कर लिया था। इसके अलावा स्प्लिटी अपनी इच्छानुसार अपने शरीर का आकार बदल सकती है। इसे इच्छानुसार गूंथा जा सकता है। इसके अलावा यह आग की लपटों से भी डरता था। वही बात यह है कि काले बलगम को मॉन्स्टर एटलस में दर्ज नहीं किया गया था। उसे दोनों को एक ही प्रकार के प्राणी के रूप में सोचना पड़ा। फर्क सिर्फ इतना था कि बाद वाला बड़ा था। यदि पोलैंड का वर्णन सही था तो शायद वह जिस राक्षस से विशाल दीवार के बाहर मिला था वह उसके सामने मौजूद छोटी चीज का तैयार उत्पाद था। पोलैंड ने डुडियन की आंखों में ठंडक देखी। वह अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गया और मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। क्या इसे बनाने का आपका उद्देश्य क्या है? डुडियन ने अपना कॉलर पकड़ लिया और अपना शरीर ऊपर उठाया। बेहतर होगा कि आप ईमानदार रहें। यदि आप फिर से कुछ गलत कहेंगे तो मैं आपको जीवन भर इसके लिए पछतावा करवाऊंगा। पोलैंड का चेहरा बदसूरत था। उसने यह नहीं सोचा था कि डुडियन को काली जेल के बारे में पता था। अपने पिछले प्रदर्शन से उन्होंने नहीं सोचा था कि डुडियन शुरू से ही जानते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने काली जेल की असाधारण विशेषताएं देखी हों? ये कैसी दृष्टि थी? क्या ऐसा हो सकता है कि ये पागल लड़ाके इस तरह की चीज़ के प्रति इतने संवेदनशील थे? वह झिझका और अपनी रक्षा के लिए डुडियन के सामने समर्पण करने का निर्णय लिया। डुडियन की आंखें सिकुड़ गईं और वह अपना मुंह खोलने ही वाला था। ऐसा लगता है कि हमें जाना चाहिए। यह क्या खाता है? पोलैंड हैरान था लेकिन उसने कहा, यह मांस खाता है। इस चीज़ को पहनने का कोई तरीका ढूंढो। मैं जाकर तुम्हारे दोस्त से मिलूंगा। डुडियन ने भगवान का मज्जा पैकेज कमरे में रखा और आयशा को कमरे से बाहर ले गया। हालांकि उसकी परिधीय दृष्टि पोलैंड पर केंद्रित थी। भले ही वह भूमिगत न हो, वह पोलैंड की हर हरकत को स्पष्ट रूप से देख सकता था। अपने कमजोर शरीर से बच पाना उनके लिए असंभव था। डुडियन ने सतह पर आते ही तेज हवा की आवाज़ सुनी। उसने ऊपर देखा और अंधेरी रात में एक विशाल काला पक्षी उसकी ओर उड़ता हुआ देखा। इसके 4-5 मीटर लंबे काले पंख अत्यंत क्रूर थे। काले पंखों के किनारों पर नुकीले कांटे उगे हुए थे। यह विनाशकारी शक्ति से भरपूर था लेकिन ये जगह से थोड़ा हटकर लग रहा था। काले पंखों के बीच में एक काले बालों वाला युवक था। उसका चेहरा ठंडा था, उसकी त्वचा सफ़ेद थी और उसकी आंखें गहरी थीं। उसकी आंखें विशेष रूप से गहरी और आकर्षक थीं। ये पहली बार था कि डुडियन ने किसी पायनियर को काले बालों के साथ देखा था। उसने पहले जिन पायनियरों को देखा था उनमें से अधिकांश गोरे थे। ये रईस के बालों का रंग था। सामान्य लोगों में कुलीनों ने नागरिकों पर शासन किया और ताकतवरों में कुलीन रक्त वाले ताकतवर लोगों को भी संख्या में पूर्ण लाभ प्राप्त था। मैं केवल आप पर भरोसा कर सकता हूँ। डुडियन ने आयशा की ओर देखा। उसकी आंखों में आह और सौम्यता की झलक थी। वह फुसफुसाया, ये समय समाप्त होने के बाद मैं इन बिल्ली के बच्चों और पिल्लों से निपटूंगा। आयशा चुप थी। डुडियन ने अपना हाथ उठाया और धीरे से घंटी को हिलाया। घंटी लयबद्ध तरीके से बजी। आयशा की उदासीन आंखों में खून की लालसा का निशान दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह गहरी नींद से जागी हो।
उसने अचानक ऊपर देखा, उसकी नज़र काले बालों वाले युवक पर पड़ी जो आसमान से आ रहा था। वह गुर्राए और उस पर हमला कर दिया। युवक ने डीन और आयशा को दूर से देखा। चूंकि आयशा ने घूंघट पहना हुआ था इसलिए वह उन्हें नहीं पहचान सका, लेकिन उनके कपड़ों और उनसे निकलने वाली आभा से वह जानता था कि वे असली अपराधी थे जिन्होंने मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट पर हमला किया था। वह तुरंत तेजी से आगे बढ़ा और उतरने ही वाला था। इससे पहले कि वह दोनों लोगों की पहचान और पृष्ठभूमि के बारे में पूछ पाता, आयशा ने सबसे पहले उस पर झपट्टा मारकर उसे डरा दिया। आयशा का फुटवर्क अकुशल और गड़बड़ था, लेकिन उसकी गति आश्चर्यजनक थी। वह जल्द ही युवक के सामने पहुंची। युवक हैरान और गुस्से में था। आप कौन हैं? गर्जन। आयशा गुर्राए और नुकीले दांतों और उभरे हुए पंजों के साथ उस पर झपटी। युवक गुस्से में था। उसने अपनी हथेली पलटी और एक लंबा भाला दिखाई दिया। उसने उसे घुमाया और आयशा की गर्दन पर वार कर दिया। आखिरकार आयशा आम ज़ॉम्बी से अलग थी। वह यूं ही लंबे भाले से नहीं टकराए। इसके बजाय उसने अपना हाथ उठाया और थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ कोई आम और अकुशल थप्पड़ जैसा नहीं था। इसके बजाय ये जूझने की तकनीकों के एक सेट की तरह था। बैंग। उसने भाले को जमीन में दबाया और शाफ्ट पर कदम रखा। वह दौड़कर युवक के सामने पहुंची और उसकी कैरोटिड धमनी में अपनी उंगली घुसा दी। युवक हैरान रह गया। वह अपना भाला निकालकर पीछे हटना चाहता था, हालांकि उसे लगा कि उसे आयशा ने कुचल दिया है। उसके पास अपना भाला फेंककर पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब डूडियन ने आयशा के हमले में अचानक बदलाव देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह आश्चर्यचकित और चकित रह गया। साधारण ज़ोंबी पूरी तरह से चेतना खो देंगे और केवल खाने और हमला करने की आदिम प्रवृत्ति होगी, लेकिन आयशा का हमला सामान्य ज़ोंबी जो कर सकता है उससे पूरी तरह से अलग था। क्या इसका मतलब यह है कि उसकी चेतना अभी भी उसके दिमाग में मौजूद थी, लेकिन वह इसे बोल या व्यक्त नहीं कर सकता था? ये सोचकर वह रोमांचित हो उठा। इस समय युवक ने अपने पंखों का फायदा उठाकर समय समय पर आयशा पर हमला किया। उसके पंख ऐसे लग रहे थे जैसे वे उसके कंधों पर उगाए हों। पंखों पर लगे कांटे आपस में जुड़े हुए प्रतीत होते थे, लेकिन वे बेहद शक्तिशाली थे। अगर कोई सामान्य व्यक्ति पंखों की चपेट में आ जाता तो उन्हें त्वचा की एक परत को फाड़ना पड़ता। आयशा जमीन पर खड़ी हो गई और शेरनी दहाड़ते बाज की तरह दहाड़ने लगी। डूडियन को लड़ाई की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। इसके बजाय उसका मन अपने पिछले विचारों से विचलित हो गया था। उसने एलेनोर के बारे में सोचा जो एक लाश में बदल गई थी। बाद का प्रदर्शन आयशा से बिल्कुल अलग था। संक्रमित का शरीर अलग था तो एलेनोर का शरीर पायनिया जैसा था। तार्किक रूप से कहें तो यदि वह संक्रमित थी तो उसे एक ज़ोंबी राजा के स्तर पर होना चाहिए। हालांकि उनके प्रदर्शन में केवल एक साधारण ज़ोंबी की विशेषताएं थीं। एकमात्र ज़ोंबी जिसे उसने काली आंखों से देखा था वह आयशा और ज़ोंबी राजा था जिसने उसे संक्रमित किया था। यदि संक्रमित ज़ोंबी जहर प्रमुख था तो संक्रमित ज़ोंबी जहर आयशा से आया था। इसे ज़ोंबी किंग का ज़ोंबी जहर माना जा सकता है, लेकिन फिर भी इससे वही परिवर्तन नहीं हुआ। वह केवल एक ही संभावना के बारे में सोच सकता था, और वह एलेनोर और आयशा के बीच सबसे बड़ा अंतर था रक्त संबंधी शक्ति। एलेनोर ड्रैगन कबीले की केवल एक साधारण सदस्य थी, उसने अपनी रक्त संबंधी शक्ति को जागृत नहीं किया था। यही उसमें और आयशा के बीच सबसे बड़ा अंतर था। यदि यही कारण था तो जिस युवा मृत राजा ने आयशा को संक्रमित किया था वह संभवतः विच कबीले का एक मजबूत योद्धा था जिसके पास रक्तपात की शक्ति थी। हालांकि एक और संभावना थी। इस बात की निश्चित संभावना थी कि पायनियर ज़ोंबी किंग से संक्रमित होगा। आयशा इस अवधारणा के पक्ष में आ गई, लेकिन एलेनोर को ऐसा नहीं लगा। डूडियन ने सोचा, मुझे प्रोफेसर से इस बारे में पूछना होगा। इस समय उनके सामने लड़ाई अचानक बदल गई। आयशा ने दहाड़ लगाई और दो विशाल पंख उसकी पीठ पर दो विशाल हथेलियों की तरह दिखाई दिए। उसने खुद को जमीन पर सहारा दिया और अचानक खुद को आसमान में उछाल दिया। हवा में उड़ रहे युवक ने काले पंख देखे और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह भयभीत होकर चिल्लाया, ड्रैगन! आयशा पहले ही धनुष से तीर की तरह निकल चुकी थी। पलक झपकते ही वह उसके सामने थी। ड्रैगन के पंख घूम गए और उसका पूरा शरीर तूफान की तरह एक तेज शंकु में बदल गया और उसकी छाती में समा गया। युवक ने अपने पंख फड़फड़ाए और समय रहते चकमा नहीं दे सका। उसने जल्दी से अपने पंख कस लिए और अपने हाथों का इस्तेमाल अपनी छाती को बचाने के लिए किया। टकराना! दोनों टकरा गए। युवक के पंख फट गए और उसका शरीर टूटे हुए पंख वाले आदमी की तरह पीछे की ओर उड़ गया। वह हवा से फिसलकर जमीन पर गिर गया। डीन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने आदेश भी नहीं दिया, लेकिन आयशा ने लड़ने के लिए अपना जादुई निशान सक्रिय कर दिया था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे एक कठिन प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा था, इसलिए उसने अपनी छिपी हुई शक्ति को सक्रिय कर दिया था? जब वह सोच रहा था तो उसकी नज़र उस युवक पर पड़ी जो जमीन से उठ रहा था। उसे अचानक एक विचार आया और उसने घंटी हिलाने के लिए अपना हाथ उठाया। घंटी सुनते ही आयशा का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसने अपनी गोताखोरी की मुद्रा हटा दी और डीन की ओर देखने लगी जो उसके पीछे जमीन पर था।
उसकी काली आंखों में एक फीकी चमक थी। युवक ने देखा कि डीन ने उसका पीछा करने का अवसर नहीं उठाया। उसने तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए और दूर तक उड़ गया। वह जानता था कि ड्रैगन कबीले के अग्रदूतों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल था, जिनके पास जादुई निशान थे, लेकिन भूगोल के लाभ के साथ जमीन पर उड़ने वाले बाद वाले उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते थे। आयशा धीरे से उतरी और अपने पंख दूर कर दिए। वह अपनी पिछली मूक उपस्थिति में लौट आए और चुपचाप खड़ी रही। डूडियन ने उस दिशा की ओर देखा जिधर युवक गया था। वह घूमा और वापस संस्थान के अंडरग्राउंड में चला गया। जब वह पहुंचा तो पोलैंड ने कदमों की आहट सुनी। वह तुरंत खड़ी हो गई और मुस्कुराए, आप वापस आ गए। तुम्हारे दोस्त की किस्मत अच्छी है। वह काफी तेजी से भाग निकला। डूडियन ने लापरवाही से कहा। वह अगली दराज के पास गया और उसे खोला। उसने एक चाबी निकाली और पोलैंड की ओर देखा। पोलैंड ने देखा कि डूडियन को छिपी हुई चाबी मिल गई है। उसका चेहरा लाल हो गया। वह सूअर के कलेजे के समान कुरूप था। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि डूडियन सतह छोड़ चुका था। इसके अलावा जमीन से होने वाली हलचल से ये भी पता चला कि डूडियन बाहर लड़ रहा था। वह कैसे जान सकता है कि वह यहाँ क्या कर रहा था? डूडियन ने चाबी ली और अगले कमरे की ओर मुड़ गया। यह एक निजी प्रयोगशाला की तरह था। वहाँ बिस्तर, डेस्क और साधारण दैनिक आवश्यकताएं थीं। उसने चाबी ली और कमरे में एक तिजोरी खोली। अंदर दस्तावेजों का एक मोटा ढेर था। उसने उसे उठाया और पलट दिया। उसने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और एक दस्तावेज पर ए जोड़ चिन्ह देखा। उसने मुड़कर पोलैंड की ओर देखा, जो दरवाजे पर था। उसकी आंखों में उपहास का भाव था। मुझे लगा कि आप अनुसंधान संस्थान के प्रति इतने वफादार हैं, लेकिन ये पता चला कि आपका लालच मुझसे कम नहीं है। आप वास्तव में अनुसंधान संस्थान पर हमला करने और अनुसंधान संस्थान की गोपनीय जानकारी चुराने के लिए मेरा उपयोग करना चाहते थे। क्या आप अन्य ताकतों द्वारा अनुसंधान संस्थान में लगाए गए तिल हैं? दूसरे शब्दों में, आपने अन्य संस्थान बनाए हैं। आप गुप्त रूप से क्या शोध कर रहे हैं? डूडियन ने सूचना को अपने हाथ में थपथपाया। क्या आपको डर नहीं है कि अन्य लोग आकर इसे देखेंगे? आप इतने आश्वस्त हैं कि वे आपकी तिजोरी की तलाशी नहीं लेंगे? पोलैंड ने अपना सिर नीचे कर लिया। वह नहीं बोली। डूडियन ने जानकारी अपने हाथ में रख दी और पैकेज लेने के लिए बाहर चला गया। उसने कमरे के दूसरी ओर देखा। वहां एक पूरा सीलबंद कांच का जार था। उसने उसे पकड़ लिया और पोलैंड से कहा, चलो चलें। पोलैंड ने अपनी तिजोरी की जानकारी देखी और झिझका। डूडियन ने उसकी चिंता देखी और उदासीनता से कहा, इसके बारे में मत सोचो। अब से तुम मेरे साथ काम करोगी। पोलैंड चौंका। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए काम करूं? नहीं तो तुम मर गए होते। डूडियन के शब्द बहुत सीधे थे। पोलैंड ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और मन ही मन बुरी तरह मुस्कुराया। वह चुपचाप डूडियन के पीछे चला गया। डूडियन ने पोलैंड को फोन किया और अन्य दो को अपनी जान बचाने के लिए भागने को कहा। वह पोलैंड को सड़क के किनारे वापस ले गया और उसे एक दर्जी की दुकान मिली। दर्जी की दुकान का कपड़ा खून से सना हुआ था। ये यहाँ हुई विपदा का संकेत था। डूडियन ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने कपड़े बदले और एक महिला के बैग में इत्र पाया जो सड़क पर खो गया था। उसने उन तीनों की गंध छुपाने के लिए उन पर इसका छिड़काव किया। उसने गंध के आधार पर उन्हें ढूंढ लिया। अध्याय 699 विच बनाना पहली घड़ी। डूडियन आयशा और पोलैंड को वापस बाहरी दीवार पर ले गया। रास्ते में उसने बड़ी संख्या में मरे हुए लोगों को सड़कों पर घूमते देखा। पूरा शहर वीरानी के निशानों से भरा हुआ था। कुछ घरों में कांपते बचे लोग छुपे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे बचाव के लिए प्रार्थना कर रहे हों। लेकिन सड़कों पर स्थिति को देखते हुए सेना ने सफाई शुरू नहीं की थी, या यूं कहें कि सेना दूसरी जगह चली गई थी। डूडियन ने अनुमान लगाया कि सेना संभवतः रईसों के पीछे हटने की रक्षा कर रही थी। ये देखा जा सकता है कि भीतरी दीवार की स्थिति बाहरी दीवार से बहुत अलग नहीं थी। रईसों ने पूरी ऊंचाई पर कब्जा कर लिया, जबकि नागरिकों का जीवन और मृत्यु घास और पेड़ों की तरह सस्ती थी। डूडियन ने जीवित बचे लोगों को नहीं बचाया। उसे तनिक भी सहानुभूति नहीं थी। अच्छे लोग भेड़ें थे और बुरे लोग भेड़िए थे। उसने भेड़ियों और भेड़ों को चुना था। इसके अलावा उसने इस तरह की घटना की उम्मीद की थी, हालांकि वास्तविकता उसकी कल्पना से कहीं अधिक क्रूर थी। हालांकि वह ऐसी स्थिति देखने के लिए अधिक इच्छुक थे। यह उसके हाथ में शतरंज का मोहरा बन जाएगा और उसके बदला लेने का मार्ग प्रशस्त करेगा। डूडियन को पोलैंड की सवारी के लिए एक खाली घोड़ा मिला। वह भगवान की मज्जा ले जा रहा था। उसके हाथ में ब्लैक जेल नाम का काला बलगम वाला जीव था। वह पूरी गति से दौड़ रहा था। जब वह विशाल दीवार पर पहुंचा तो आसमान में हल्की रोशनी थी। सुबह होने वाली थी। भीतरी दीवार के लोगों के लिए ये रात बेहद लंबी होनी तय थी। क्या आप बाहरी दीवार से हैं? पोलैंड ने डूडियन को विशाल दीवार के सामने खड़ा देखा। डूडियन ने उसकी ओर देखा। क्या कोई समस्या है? पोलैंड का चेहरा बदल गया। उसने सिर झुका लिया लेकिन कुछ बोला नहीं। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। उसके दिल में बाहरी दीवार को हमेशा एक बंजक क्षेत्र के रूप में शासित किया गया था।
इसके अलावा उनके पास मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट से सीमित आपूर्ति थी, ये पहले से ही वरिष्ठ शिकारी के स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन डूडियन की ताकत न केवल एक वरिष्ठ शिकारी की बल्कि एक अग्रणी की भी थी। ये कुछ ऐसा नहीं था जो बाहरी दीवार के लोगों द्वारा किया जा सकता था। वह जानता था कि वह एक बड़ी साजिश में शामिल है। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि डूडियन ने भीतरी दीवार में एक बड़ी ताकत के साथ सौदा किया था। डूडियन ने उसके विचारों पर ध्यान नहीं दिया। वह विशाल दीवार से उड़कर जमीन पर लौट आया। उसने भगवान की मज्जा उठाई और वापस विशाल दीवार की ओर उड़ गया। वह उसे विशाल दीवार के रास्ते से होते हुए बाहरी दीवार तक ले गया। 1 घंटे बाद वह पोलैंड को वापस माउंट यूटोटो ले गया। इसी समय विशाल दीवार के किनारे से भोर की पहली किरण चमकी। वह मंदिर के चौक पर गिरा। इससे डूडियन के शरीर में गर्माहट आ गई। मास्टर, आप वापस आ गए। न्यूस मंदिर के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था। वह डूडियन का अभिवादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। डूडियन ने थोड़ा सिर हिलाया और पोलैंड को मंदिर में ले आया। न्यूस ने डूडियन को गर्म चाय का कप दिया। मास्टर, आपने कड़ी मेहनत की है। क्या आपको चोट लगी है? डूडियन ने अपने बाएं हाथ की ठंडक को दूर करने के लिए गर्म चाय का एक घूंट लिया। उन्होंने पोलैंड की ओर देखा। एक विचप बनाने में कितना समय लगेगा? पोलैंड ने शानदार हॉल देखा। हालांकि वह बाहरी दीवार के बारे में कुछ नहीं जानता था, वह जानता था कि बाहरी दीवार में डूडियन की शक्ति असाधारण थी। इसके अलावा वह कोई छिपी हुई शक्ति नहीं थी। इसका मतलब था कि बाहरी दीवार में डूडियन की शक्ति राक्षसी थी। इसके अलावा उसकी शक्ति अग्रदूतों के बराबर थी। अनुमान था कि पूरी बाहरी दीवार उसके हाथ में थी। वह डूडियन के उद्देश्य का अनुमान नहीं लगा सका। उसने एक पल के लिए सोचा, इसमें कम से कम 1 महीना लगेगा। 1 महीना? डूडियन ने भौहें चढ़ाईं। मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा आधा महीना दूंगा। पोलैंड ने कहा, इसमें कम से कम आधा महीना लगेगा। अगर मेरा अनुमान सही है तो आपके पास जादूगर बनाने के लिए उपकरण नहीं होने चाहिए। 1 महीना बहुत कम है। मैं तुम्हें आधा महीना दूंगा। डूडियन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें उपकरण के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए और मैं तुम्हारे साथ सहयोग करने के लिए लोगों को भेजूंगा। यदि तुम इसे आधे महीने में नहीं बना सकते तो तुम्हें राहत की कोई ज़रूरत नहीं है। पोलैंड ने डूडियन का दबंग रवैया देखा। डिवाइस बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। जब तक आप मेरे पूर्व सहयोगियों को आपकी मदद करने के लिए नहीं बुलाते, मैं इसे आधे महीने में नहीं कर पाऊंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी मदद करूंगा। इस बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डूडियन ने अपना हाथ लहराया। आपको जिन सामग्रियों और उपकरणों की आवश्यकता है उनकी एक सूची लिखें। मैं इसे तैयार करने के लिए लोगों को बुलाऊंगा। साथ ही मुझे इसे बनाने की प्रक्रिया भी बताएं। पोलैंड नाराज था। उसने सोचा कि तुम्हारे मेरी मदद करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन चून की बात यहाँ तक आ पहुंची थी तो वह जानता था कि इस बारे में बात करना बेकार है। वह केवल डूडियन पर भरोसा कर सकता था। चुड़ैल बनाने के लिए चुड़ैल के मालिक को पहले शरीर में परजीवी आत्मा के आधे कीड़े को काटना होगा। ये जादूगर की कुंजी है। केवल इस तरह से जादूगर शरीर के उत्परिवर्तन को प्रतिस्थापित कर सकता है। इसके अलावा केवल जादूगर का मालिक ही जादूगर का उपयोग कर सकता है। यदि ये दूसरों के हाथों में पड़ता है तो ये सिर्फ एक सामान्य हथियार है। डूडियन ने थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने आयशा से कुछ बातें सीखी थीं। परजीवी आत्मा के कीड़ों में से आधे को काट देना जादूगर बनाने में सबसे खतरनाक कदम था। परजीवी आत्मा कीड़े शरीर में प्रवेश करने के बाद जादुई निशान बनाते थे। इंसान के दिल की तरह ही यह सबसे बड़ी कमजोरी थी। जादुई निशानों का आधा हिस्सा काट देना दिल के आधे हिस्से को काटने के बराबर था। यदि कोई सावधान न रहे तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इसलिए जादू के निशान शरीर में प्रवेश करने से पहले ज़्यादातर लोग जादू टोना करने वाला बना लेते थे। इस प्रकार की स्थिति केवल विच परिवार या सैन्य दिग्गजों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती थी। आयशा की जादूगरनी तब बनी जब वह बहुत छोटी थी। उसने परजीवी आत्मा के कीड़ों को पहले ही काट दिया और उनमें से केवल आधे ही शरीर में प्रवेश कर सके। ऐसी कठोर परिस्थिति कई लोगों के लिए एक बड़ी सीमा थी जो अपने भाग्य से अग्रणी बन गए। आखिरकार जादू के निशान हटाना जीवन के लिए खतरा था। सबसे खराब स्थिति में वे अपंग हो जाएंगे। सबसे खराब स्थिति में वे मर जाएंगे। सभी अग्रदूतों ने जादू का उपकरण बनाने के लिए जादू के निशानों को काटने की हिम्मत नहीं की। इसलिए अधिकांश अग्रदूतों ने अपने शरीर को त्यागने का फैसला किया और अपनी छवि की परवाह नहीं कर सके। अधिकांश अग्रदूतों को जंगल की रक्षा के लिए भेजा जाएगा ताकि लोगों को डराया न जाए। जादुई निशानों को काटने की प्रक्रिया अगर मैं इसे अकेले करूंगा तो और अधिक खतरनाक होगी। पोलैंड ने डूडियन की शांत अभिव्यक्ति देखी और सोचा कि उसे खतरों के बारे में पता नहीं है। मृत्यु की संभावना कम से कम 50% है। 70% के परिणामस्वरूप विकलांगता होगी। यदि आपके पास संस्थान में सबसे उन्नत उपकरण हैं और 2 डॉक्टर मिलते हैं तो सफलता की संभावना बहुत अधिक होगी। विफलता की अधिकतम संभावना केवल 20% है।
डूडियन ने थोड़ा सिर हिलाया। 20% संभावना कम नहीं थी। ऐसा जोखिम उठाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? डूडियन ने उसकी ओर देखा। पोलैंड थोड़ा चौंका। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक चमक उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि डूडियन इतना कुछ जानता है। वह एक पल के लिए झिझका। वास्तव में इसे बदलने का एक और तरीका है। यह उसी प्रकार के परजीवी आत्मा कीड़े को ढूंढना है। जादूगर बनाने के लिए इसका आधा हिस्सा काट देना है और शरीर में जादू के निशानों में विलय करने के लिए पोषक तत्वों के रूप में दूसरे आधे का उपयोग करना है। फिर जादू के निशान रक्त की एक बूंद लें और यह हो जाएगा। लेकिन डूडियन ने देखा कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। उसने हल्का सा सिर हिलाया। आयशा ने उन्हें इस तरीके के बारे में बताया। हालांकि इस पद्धति का उपयोग बहुत कम किया जाता था। इसे लगभग भुला दिया गया था। आमतौर पर केवल उन लोगों को ही जादूगर की आवश्यकता होती है जो सीमा तक विकसित हो चुके होते हैं। एक जादूगर को बनाने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन और कनेक्शन बहुत अधिक थे। यहाँ तक कि ड्रैगन परिवार के लिए केवल मुख्य परिवार के सदस्यों और उत्कृष्ट योग्यता वाले लोगों को ही एक जादूगर मिल सकता था। केवल तभी उन्हें कबीले द्वारा पोषित किया जा सकता था और एक जादूगर उपकरण दिया जा सकता था। साधारण सदस्य इसके लिए आवेदन करने के योग्य ही नहीं थे। जहां तक मुख्य कुलों की बात है, उनमें से अधिकांश युवा होने के बाद से ही जादूगर उपकरण बनाने के लिए आवेदन करते थे, इसलिए उन्हें अपने शरीर से जादू के निशान निकालने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए इस प्रकार के लोगों के अलावा जिनके पास मजबूत संबंध नहीं थे, वे एक जादूगर उपकरण बनाने के लिए तभी आवेदन करेंगे जब वे एक अग्रणी के रूप में आगे बढ़ चुके होंगे और समृद्ध वित्तीय संसाधन प्राप्त कर लेंगे। जहां तक आम लोगों की बात है जो अग्रणी बने, ये लगभग तय था कि उनके जादू के निशान असाधारण थे। वे सभी अत्यंत दुर्लभ जादू के निशान या यहाँ तक कि पौराणिक जादू के निशान थे। इन जादुई निशानों में से एक पाने के लिए यह पहले से ही काफ़ी अच्छा था। उसी प्रकार के परजीवी आत्मा कीड़े ढूंढना और भी कठिन था। हालांकि इसमें कुछ ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया गया था जो बेहद भाग्यशाली थे। अध्याय 700 प्रतिक्रिया। दूसरा अद्यतन। डूडियन स्वाभाविक रूप से अपने शरीर से देवताबद्ध परजीवी आत्मा कीड़े को निकालने का जोखिम नहीं उठाएगा। लेकिन उसके पास अभी भी 2 स्प्लिटर सोल कीड़े थे। वह इन 2 आत्मा कीड़ों का उपयोग एक जादूगरनी बनाने के लिए कर सकता था और फिर जादुई माग के खून की एक बूंद ले सकता था। यदि वह केवल जादुई माग के खून की एक बूंद लेता तो लगभग कोई खतरा नहीं था। इसके अलावा रक्त की बूंद में निहित जीन न केवल उसे जादूगर के साथ एक होने की अनुमति देगा, बल्कि धीरे धीरे जादूगर की गुणवत्ता को भी आत्मसात कर लेगा। आखिरकार उसके दिव्य स्प्लिटर का जादुई निशान सामान्य स्प्लिटर के जादुई निशान से बहुत अलग था। लेकिन आयशा के शब्दों के अनुसार समय के साथ चुड़ैल धीरे धीरे शरीर के साथ समाहित हो जाएगी। भले ही उसने विचप बनाने के लिए स्प्लिटर के जादू के निशान का उपयोग किया हो, लंबे समय के बाद ये धीरे धीरे एक देवता स्प्लिटर के विचप में बदल जाएगा। चूंकि यह विधि काम कर सकती है, आइए इसे करें। डूडियन ने कहा, जादूगर बनाने का सबसे अधिक समय लेने वाला हिस्सा जादू के निशान को काटना है। अब आपको जादू के निशान को काटने की जरूरत नहीं है। जादूगर बनने के लिए आपके लिए आधा महीना पर्याप्त है। पोलैंड मुस्कुराया, अगर ऐसा है तो मैं न खाऊंगा और न ही सोऊंगा। मैं मुश्किल से इसे बना सकता हूँ। डूडियन ने उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। उनकी मदद और 5 सितारा कीमियागरों की मदद से आधा महीना पर्याप्त से अधिक था। उन्होंने पोलैंड से हाथ हिलाकर कहा, आवश्यक सामग्रियों की सूची लिखें। मैं इसकी व्यवस्था करने के लिए लोगों को बुलाऊंगा। डूडियन की मेज पर जाते ही पोलैंड ने आह भरी। उसने डूडियन से पेन उठाया और झुक गई। उसने एक पल के लिए सोचा और लिखना शुरू कर दिया। एक क्षण के बाद डूडियन ने सूची उठाई और उस पर नजर डाली। हालांकि वह इसमें कुछ भी गलत नहीं देख सका, कम से कम वह इसे समझने का दिखावा कर सकता था, साथ ही वह जादूगरनी बनाने के रहस्यों को पढ़ सकता था। उन्होंने न्यूज़ को सूची सौंपी, जाओ और इसे ले आओ। हाँ मास्टर, न्यूज़ ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। वह सूची लेकर चला गया। उसके जाने के बाद डूडियन ने पोलैंड की ओर देखा, मैंने आपसे इसके बारे में नहीं पूछा। मुझे याद है कि आपने कहा था कि 200 साल से भी पहले आप भगवान के मज्जा के प्रभाव को नोटिस करने वाले पहले व्यक्ति थे। क्या आपने यह नहीं कहा कि किसी ने गलती से सोल क्रिस्टल खा लिया? पोलैंड झुका, हाँ, क्या इस तरह के बर्फ क्रिस्टल शरीर को लाश कहा जाता है? डूडियन ने उसकी ओर देखा। पोलैंड ने सिर हिलाया, लाश और लाश में अंतर है। शरीर में ऊतक जम जाएंगे, लेकिन बर्फ जैसा बना शरीर धीरे धीरे मांस और रक्त खो देगा और एक विशेष प्रकार की बर्फ में बदल जाएगा। इस प्रकार की बर्फ पानी से जमी हुई बर्फ से भिन्न होती है। वह एक पल के लिए रुका और भौहें सिकोड़कर बोला, इसका वर्णन करना थोड़ा मुश्किल है। आपको पता होना चाहिए कि पानी से जमी हुई बर्फ निर्जीव होती है। पिघलने के बाद यह पानी है। हालांकि इस तरह की बर्फ अलग होती है। ये पिघलेगी नहीं, लेकिन ये जीवित है। डूडियन ने उसकी ओर देखा, आप इसे कैसे परिभाषित करते हैं? पोलैंड व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया, इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि मैं आपको इसका वर्णन कैसे करूं।
डुडियन ने मूल्यांकन किया, आपकी अभिव्यक्त करने की क्षमता काफ़ी खराब है। उसने सोचा कि चाहे तापमान कितना भी अधिक क्यों न हो, उसके बाएं हाथ पर बर्फ के क्रिस्टल नहीं पिघलेंगे, लेकिन इससे गर्माहट आएगी। क्या इस तरह के क्रिस्टलीकृत शरीर का इलाज किया जा सकता है? डुडियन ने फिर पूछा। पोलैंड ने अपना सिर हिलाया, हमें इसके इलाज का कोई तरीका नहीं मिला है। उन लोगों का क्या हुआ जो 200 साल से भी पहले क्रिस्टलीकृत हुए थे? डुडियन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जैसे ही उसने अपना सिर हिलाया, पोलैंड का चेहरा थोड़ा बदल गया। मुझे नहीं पता। डुडियन ने उसके चेहरे में बदलाव देखा। क्या तुम अब भी मुझसे झूठ बोलना चाहते हो? जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, पोलैंड का चेहरा बदसूरत हो गया। क्या तुम सच में मुझे नहीं बताने जा रहे हो? डुडियन ने उसे घूर कर देखा। पोलैंड ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। यह मत भूलो कि तुम्हारा परिवार अभी भी मेरे हाथों में है। डुडियन ने उसे उदासीनता से याद दिलाया। उंगलियां भींचते ही पोलैंड का चेहरा बदल गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। डुडियन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि पोलैंड उसे नहीं बताएगा। उसके दिल में एक बुरा अंदाज़ा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मामले में कोई बड़ा राज छिपा हो। वह बहुत देर तक सोचता रहा लेकिन फिर भी उत्तर नहीं दे सका। उन्होंने पोलैंड को गहराई से देखा। उन्होंने इस मामले की जांच जारी नहीं रखी। इसके बजाय वह इस तथ्य को उजागर करेगा कि उसने अपने परिवार का अपहरण नहीं किया था। उन्होंने सवाल बदल दिया, आप शोध कर रहे हैं। आपने अपने शरीर को मजबूत करने के लिए जादुई निशान क्यों नहीं उगाए? इस तरह कम से कम आपकी सोच अधिक चुस्त होगी और आपकी उम्र लंबी होगी, है ना? यही बात उसे अजीब लग रही थी, लेकिन उसके दिल में उसने महसूस किया कि जादू के निशान न केवल उसके शरीर में ताकत लाते हैं। खासकर जब उसने विकृत कीड़े को अपने शरीर में प्रवेश करते और जादुई निशान बनाते देखा तो एक अजीब सी अनुभूति हुई। ये भय और हानि की अकथनीय भावना दोनों थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ खो दी हो। पोलैंड ने देखा कि डुडियन ने पूछना जारी नहीं रखा। उसने अपनी बंद मुट्ठी ढीली कर दी। उसे डर था कि डुडियन सचमुच उसके परिवार को मार डालेगा और उन्हें मरने पर मजबूर कर देगा। अगर उसने ऐसा किया तो उसे लगेगा कि वह दर्द से पागल हो जाएगा। हालांकि उसके दिल को राहत मिली। डुडियन के सवाल ने उसे परेशान कर दिया। उन्हें लगा कि किशोरी का हर प्रश्न पेचीदा और तीखा था। इसने उसके हृदय की वर्जना को छू लिया। हम शोध कर रहे हैं। ताकत बेकार है। पोलैंड ने सिर झुका लिया। ताकत हर किसी के लिए उपयोगी है। क्या आप लंबा जीवन नहीं जीना चाहते? डुडियन ने उसकी ओर देखा। यदि कोई डॉक्टर अपनी दवा नहीं लेता है और अपना इलाज स्वीकार नहीं करता है तो इसका केवल एक ही कारण है। अगर वह इसे लेगा तो वह मर जाएगा। इलाज के बाद उसकी हालत और भी खराब हो जाएगी। पोलैंड का चेहरा बदल गया। उसका चेहरा ठंडे पसीने से लथपथ था। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उनके लिए ये कल्पना करना कठिन था कि 20 वर्ष से कम उम्र का एक किशोर उनसे पूछताछ करेगा। हॉल में सन्नाटा छा गया। पोलैंड केवल उसकी भारी सांसें सुन सकता था। उसने अपना सीना पकड़ लिया लेकिन उसकी दिल की धड़कन तेज थी। वह हवा में सांस लेने के लिए केवल अपना मुंह थोड़ा सा खोल सका ताकि उसकी सांस लेना इतना स्पष्ट न हो। मुझे बताओ, क्यों? डुडियन ने उसकी ओर देखा। पोलैंड ने अपने होंठ चबाए। काफी देर बाद उसने आह भरी। वह फूली हुई गेंद की तरह ऊपर की ओर देख रहा था। उसका चेहरा थकान से भरा था। तुम एक राक्षस हो। क्या तुमने जादूगरनी बनाने में मदद करने के लिए मेरा अपहरण नहीं किया था? तुम इस पर ध्यान देने के मूड में कैसे हो सकते हो? बस मेरे सवाल का जवाब दो, डुडियन ने कहा। पोलैंड कड़वाहट से मुस्कुराया और आह भरी। वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। मैं अब वापस नहीं जा सकता। बस ये कहो, मैं स्वीकार करूंगा कि मैंने प्रतिबंध तोड़ दिया। वह एक पल के लिए रुका। उसने फुसफुसाया, वास्तव में ये शोध संस्थान का नियम है। जहां तक कारण का सवाल है, या शायद जादू के निशानों के प्रभाव के कारण है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप महसूस करते हैं। ये सच है कि किसी के शरीर को मजबूत करने के लिए जादू के निशानों का उपयोग करने से व्यक्ति का दिमाग अधिक चुस्त और असाधारण हो सकता है क्षमताएं, लेकिन ये किसी को अधिक समय तक जीवित नहीं रख सकती। उनके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जिन लोगों के पास जादू के निशान हैं वे आम लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। एक बार जब वे बुढ़ापे में मर जाएंगे तो जादू के निशान उनके मालिक को काट देंगे। मेरा मानना है कि अगर आप इसे देखेंगे तो आपको पछतावा होगा। डुडियन की पुतलियां सिकुड़ गईं। जादू के निशान काटते हैं? उन्होंने पूछा। मैंने बहुत सारी मौतें देखी हैं। मैंने जादुई निशान का दंश क्यों नहीं देखा? पोलैंड ने उपहास करते हुए उसकी ओर देखा। मैं पुरानी मौत के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या आपने कोई शिकारी देखा है जो बुढ़ापे में मर गया? नहीं। अगर आपने देखा है तो आप नहीं पूछेंगे। जो लोग युद्ध में मर गए वे अपने जादुई निशानों से मरेंगे, लेकिन जो लोग बुढ़ापे से मरते हैं वे अपने जादू के निशानों से नहीं मरेंगे। इसके बजाय जादू के निशान उनके मालिक को काटेंगे और उनके मालिक की आखिरी जिंदगी छीन लेंगे। डुडियन स्तब्ध रह गया।
अचानक उसकी छाती से ठंडक फैल गई। उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई और पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल कांप उठा जब उसे अचानक याद आया कि उसकी छाती पर जादुई निशानों में एक जीवित परजीवी आत्मा कीड़ा लिपटा हुआ था। जब इसका स्वामी मर रहा था तो यह चीज़ कैसे पलटवार कर सकती थी? क्या इसका केवल एक ही कारण है? पोलैंड को देखते ही डूडियन का चेहरा बदल गया। टिप्पणी 0 टिप्पणी, वोट 0 बाकी है, उपहार भेजें। हालांकि डूडियन जादू के निशानों की प्रतिक्रिया से डरते थे, लेकिन उन्हें लगा कि जादू के निशानों की शक्ति को छोड़ना उनके लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए। आखिरकार पोलैंड के अनुसार बुढ़ापे में मरने पर जादू के निशान की प्रतिक्रिया का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन युद्ध में मरने पर नहीं। यदि वे जादुई निशान की प्रतिक्रिया को रोकना चाहते हैं तो उन्हें आत्महत्या करनी होगी। पोलैंड ने डूडियन की तेज नज़रों को देखा और आह भरते हुए कहा, हाँ, ये केवल एक कारण है। 2 अन्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि हमारे संस्थान में प्रायोगिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध है। एक बार जब आप प्रतिबंध का उल्लंघन करते हैं तो आपको तुरंत मार दिया जाएगा। एक बार एक व्यक्ति था जो जादू के निशान की शक्ति से आकर्षित हुआ था और उसने एक पौराणिक परजीवी आत्मा कीड़ा पैदा किया था। परिणामस्वरूप वह पूरी दीवार से वांछित था और मृत हो गया। प्रतिबंध। डूडियन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अनुसंधान संस्थान उन्हें जादू के निशान प्रजनन से प्रतिबंधित कर देगा। पोलैंड के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वे झूठ नहीं बोल रहे थे। इसके अलावा ऐसे झूठ की सत्यता को परखना भी आसान था, झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा बिंदु मिथक से संबंधित है। पोलैंड ने आगे कहा, मिथक में युद्ध की देवी विश्व व्यवस्था को स्थिर करती है और शांति लाती है। लेकिन जब शैतान आक्रमण करता है तो जादू के निशान शैतान के शरीर से ले लिए जाते हैं। यह एक अशुभ ब्रांड है जो स्वयं और दूसरों के लिए आपदा लाएगा। हालांकि यह महान शक्ति ला सकता है, यह शैतान के उतरने का एक केंद्र है। इसलिए जब तक यह आवश्यक न हो, आम लोग आसानी से जादू के निशान नहीं पैदा करेंगे। आखिरकार ये शैतान की शक्ति है। डूडियन चौंका। उन्होंने यह नहीं सोचा कि दूसरा कारण मिथक से संबंधित था। हालांकि पोलैंड ने उसे जो मिथक बताया था वह बहुत अजीब था। हालांकि वह अभी तक पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वह दुनिया के मिथकों से थोड़ा बहुत परिचित था। लेकिन उन्होंने पोलैंड के समान किसी भी देश के मिथक के बारे में कभी नहीं सुना था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह मिथक आपदा के बाद बनाया गया हो? उन्हें लगा कि कुछ किताबें ढूंढने के लिए लाइब्रेरी जाना जरूरी है। उसने पहले भी उनकी तलाश की थी, लेकिन उस समय उसकी स्थिति कम थी। लाइब्रेरी तक उनकी पहुंच सीमित थी, लेकिन उन्हें बहुत सारे काम करने होते थे, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे इस मामले को नज़रअंदाज कर दिया। ऊपरी युग का मिथक। डूडियन ने बुदबुदाया। अचानक उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने पोलैंड की ओर देखा। क्या ऊपरी युग नष्ट नहीं हुआ था? सारी सामग्रियां खत्म हो गई थीं। ऊपरी युग का मिथक कैसे हो सकता है? पोलैंड ने कहा, प्रलय के कारण पिछले युग का बहुत सारा ज्ञान खो गया है, लेकिन मिथक को पत्थर की पट्टिका पर उकेरा गया है। ऐसा कहा जाता है कि पहला दीवार मास्टर इसे समुद्र से वापस लाया था। मिथक अधूरा है। डूडियन ने भौहें चढ़ाईं। पहला दीवार मास्टर समुद्र से मछली पकड़ने में सक्षम था। पोलैंड ने सिर हिलाया। पहले दीवार मास्टर को ईश्वर के राज्य का उपहार मिला। उसके पास असाधारण शक्ति है। ये समुद्र से मछली पकड़ने के लिए केक का एक टुकड़ा है। ईश्वर का राज्य। डूडियन ने एक और अजीब शब्द सुना। यह कोई विशेषण नहीं था। उसका दिल उछल पड़ा। भगवान का राज्य। डूडियन की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति देखकर पोलैंड आश्चर्यचकित रह गया। उसे थोड़ा अजीब लगा। भीतरी दीवार में यह कोई बड़ा रहस्य नहीं था। कम से कम यह अग्रदूतों के लिए अपरिचित नहीं था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि डूडियन को इसके बारे में पता नहीं था। उसने एक पल के लिए सोचा, भगवान का राज्य देवताओं का राज्य है। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के देवता ने एक स्वर्ग बनाया है। ये शांतिपूर्ण और शांतिपूर्ण है। कोई युद्ध नहीं है, कोई प्लेग या आपदा नहीं है। सभी राक्षस इस पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करते हैं। डूडियन ने उसकी आंखों में देखा। क्या आप एक मिथक के बारे में बात कर रहे हैं या ये सच है? भगवान का राज्य कहाँ है? यह विशाल दीवार के बाहर है। ये बहुत दूर है। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि डूडियन का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया था। जब तक पोलैंड ने बोलना समाप्त किया, डूडियन ने पहले ही अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया था और शांत हो गया था। हालांकि उसकी मनोदशा जटिल थी और वह नहीं जानता था कि खुश होना चाहिए या नहीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि विशाल दीवार के अलावा ईश्वर का राज्य होगा। उसने सोचा कि भीतरी दीवार को उखाड़कर वह सभी जीवित मनुष्यों पर शासन कर सकेगा। लेकिन अब ये तो इसका सिर्फ एक हिस्सा था। आपने कहा कि ईश्वर का राज्य बहुत दूर है। महामहिम को ईश्वर के साम्राज्य के बारे में कैसे पता है? क्या वह वहां गया है? डूडियन ने पोलैंड की ओर देखा। पोलैंड उदासीनता से मुस्कुराया। बेशक महामहिम वहां रहे हैं। वह कई बार वहां जा चुके हैं। केवल महामहिम ही इच्छानुसार वहां जा सकते हैं। वह कैसे गया? डूडियन ने उसे घूर कर देखा। वह विशाल दीवार से जितना दूर होगा, राक्षस उतने ही मजबूत होंगे।
विशेष रूप से बंजर भूमि की गहराई में पौराणिक राक्षस मारे जाएंगे। विशाल दीवार की शक्ति पाइनियर्स की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। निश्चित रूप से ईश्वर के राज्य के दूत अतीत का स्वागत करने के लिए आए थे। पोलैंड की आवाज़ ईर्ष्या और गर्व से भर गई थी जब उसने डूडियन की ओर देखा। मुझे नहीं पता कि आपने उड़ता हुआ अजगर देखा है या नहीं। ईश्वर के राज्य के दूत आमतौर पर हर 10 या 5 साल में एक बार यहाँ आते हैं। फ्लाइंग ड्रैगन। डूडियन को थोड़ा परिचित सा महसूस हुआ क्योंकि वह चौंक गया। उसे याद आया कि उसने गलती से ऊपर देखा था और एक काली छाया को विशाल दीवार पर उड़ते हुए देखा था। उस समय लोगों ने कहा कि यह उड़ने वाला अजगर है, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि यह थोड़ा अजीब है, यह विशाल दीवार के अंदर जीवित चीज़ों को नहीं खाता है। पोलैंड की बातें सुनने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि फ्लाइंग ड्रैगन की पीठ पर लोग सवार थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह उतरकर मनुष्यों पर हमला नहीं करता। बंजर भूमि में उड़ते हुए ड्रैगन की सवारी करते हुए जब डूडियन ने पोलैंड की ओर देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। मुझे ईश्वर के राज्य के बारे में वह सब कुछ बताएं जो आप जानते हैं। पोलैंड ने डूडियन की आंखों में डर की झलक देखी। उन्होंने बहुत सहज महसूस किया, लेकिन यह नहीं दिखाया। मैं सिर्फ एक प्रयोग करता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। मैं केवल इतना जानता हूँ कि विशाल दीवार की पिछली पीढ़ियों को भगवान के राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था। हमारा मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी भगवान के राज्य की एक ताकत है। यह उनकी महिमा से संबंधित नहीं है। इसके अलावा महामहिम को हमारे प्रयोगों में बिना शर्त हमारे साथ सहयोग करना होगा। दीवार मास्टर को ईश्वर के राज्य द्वारा नियुक्त किया जाता है। डूडियन फिर से आश्चर्यचकित हुआ। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर का राज्य विशाल दीवार से पूरी तरह श्रेष्ठ है? दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के राज्य में विशाल दीवार को आसानी से कुचलने की शक्ति है। उसे डर का एक अंश महसूस हुआ। इससे यह भी साबित हुआ कि अग्रदूत विकास का अंत नहीं थे। उनके ऊपर एक मजबूत अस्तित्व होना चाहिए और उस तरह का अस्तित्व भगवान के राज्य में रहता था। विशाल दीवार भगवान के राज्य द्वारा नियुक्त की गई थी। क्या हमारी पूरी विशाल दीवार भगवान के राज्य का शहर नहीं है? अपने दिल में दबाव महसूस करते ही डूडियन की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि विशाल दीवार सिल्विया की विशाल दीवार के समान थी, लेकिन नाम अलग था। हालांकि इस तथ्य से कि विशाल दीवार को परमेश्वर के राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था, नाम दिखावे के लिए नहीं लगता था। इसके बजाय इसका वास्तव में राज्य का कार्य था। पोलैंड ने जो कहा उससे ये देखा जा सकता है कि विशाल दीवार और ईश्वर के राज्य की स्थिति एक मेयर और एक राजा के बीच के अंतर के समान थी। इसके अलावा एक राज्य दूत दीवार के मालिक को बाहर आमंत्रित करने में सक्षम था और दीवार के मालिक को अकेले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने दिया। इसका मतलब यह था कि विशाल दीवार स्वयं परमेश्वर के राज्य की सहायक भूमि थी। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके सामने की दुनिया, विशाल दीवार के बाहर छाया हुआ धुंधला कोहरा, अचानक टूट गया है और एक विशाल प्राणी प्रकट हुआ है। यह उसके सामने अद्वितीय शक्ति से भरा हुआ था और इसे सीधे देखा नहीं जा सकता था। इस बीच वह कठिन संघर्ष कर रहा था। जिस विशाल दीवार को उसने सावधानी से उखाड़ फेंका था वह इस राक्षस की एक सहायक मात्र थी। उसे जिस चीज का सामना करना पड़ा वह सिर्फ भीतरी दीवार नहीं थी। एक बार जब उसने भीतरी दीवार को उखाड़ फेंका और नियंत्रण हासिल कर लिया तो ये दिव्य साम्राज्य के साथ युद्ध के बराबर होगा। तब उसे जिस चीज का सामना करना पड़ेगा वह दैवीय राज्य की मंजूरी होगी। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसे लगा कि हवा अचानक बहुत भरी हुई है और वह सांस नहीं ले पा रहा है। यदि उसे पहले ही दैवीय साम्राज्य के बारे में पता होता तो वह इतनी जल्दी युद्ध न छेड़ता। इसके बजाय वह लंबे समय की कीमत पर काम करना जारी रखेगा। वह आंतरिक दीवार को पूरी तरह से निगल जाएगा और अंधेरे में एक राक्षस राजा बन जाएगा। वह विशाल दीवार का प्रभारी होगा। उस समय उसे दीवार का मालिक बनने के लिए केवल एक कठपुतली को बाहर धकेलने की आवश्यकता होगी। लेकिन अब जब तीर धनुष की प्रत्यंचा पर था तो उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। उसके विचार तेजी से आगे बढ़े। उसे अचानक पोलैंड की बात याद आई। फ्लाइंग ड्रैगन हर 10 या 5 साल में एक बार आता था। उसे याद आया कि आखिरी बार जब उसने फ्लाइंग ड्रैगन देखा था तब से केवल 1 साल ही हुआ था। दूसरे शब्दों में, सबसे कम समय में अगली बार उड़ता हुआ ड्रैगन विशाल दीवार पर 4 साल बाद आएगा। यदि वह भाग्यशाली होता तो उड़ने वाला ड्रैगन हर 10 साल में केवल एक बार आता, इसलिए उसके पास योजना बनाने के लिए अभी भी 9 साल थे। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने मन ही मन बुदबुदाया और राहत की सांस ली। हालांकि उन्हें अब भी लगा कि समय तंग है। भले ही वह हर 9 साल में एक बार आता हो, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि उसे 9 साल के भीतर दिव्य साम्राज्य के खिलाफ लड़ने का रास्ता मिल जाएगा। आखिरकार पलक झपकते ही उसे इस दुनिया में आए 10 साल हो गए थे। इन 10 वर्षों में वह केवल एक मामूली सामान्य व्यक्ति से अपनी वर्तमान स्थिति तक ही ऊपर चढ़ सका था। इस प्रक्रिया के दौरान वह पहले भी कई बार बेहद मुश्किल स्थिति में पड़ चुका था। वह मौत से बाल बाल बच गया था। इसके अलावा आज उनकी उपलब्धियों का बड़ा श्रेय सुपरचिप को मिला।
हालांकि वह नहीं जानता था कि अंदर का ज्ञान अभी भी परमेश्वर के राज्य के खिलाफ लड़ने में उपयोगी होगा या नहीं। अगर मैं 9 साल के भीतर परमाणु बम बना सकता हूँ, यह विचार उसके मन में आया और उसे तुरंत ठंडक महसूस हुई। इस बात को एक तरफ रखते हुए कि वह इसका उत्पादन कर सकता है या नहीं, भले ही वह परमाणु बम बना सके, वह इस खतरे को खत्म करना चाहता था। इसकी कीमत संभवतः पूरे भगवान के राज्य को दफनाने की थी। वहां रहने वाले इंसानों की संख्या विशाल दीवार में रहने वाले लोगों की संख्या से अधिक होनी चाहिए। सोने से पहले उसने अपने पिता के शब्दों के बारे में सोचा, सुपरचिप का उपयोग करके जीवित बचे लोगों को जीवित रहने और प्रजनन करने का रास्ता खोजने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अब उसने जो काम किया वह उसके पिता के निर्देशों से और अधिक विमुख हो गया। वह उन लोगों के आदेशों के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था जिन्हें वह सबसे अधिक प्यार करता था, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह मर जाता। जब वह विचार आया तब भी उसे लगा कि वह इस संसार का सबसे बड़ा कीट और सबसे बड़ा विध्वंसक है। शायद उनकी मृत्यु इस दुनिया के लिए एक अच्छी बात होगी। उसे कुछ महसूस हुआ और वह अपने बगल में आयशा की ओर देखने लगा। उसकी काली आंखों में भ्रम तुरंत गायब हो गया और एक सौम्य और प्रेमपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट हुई। उसने मन में सोचा, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें मरने से पहले जीवन में वापस आने दूंगा।